रंजन श्रीवास्तव। तो आइए सुनते हैं इस पर चर्चा के प्रमुख सवाल। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और परिचर्चा पूरी सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख सवाल। तो दोस्तों 2024 के चुनाव में सत्ता में वापसी करने का संकल्प कांग्रेस ले चुकी है और कांग्रेस के साथ साथ, क्योंकि चूंकि कांग्रेस लीड कर रही है इंडिया गठबंधन को, तो कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन भी इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज बात कांग्रेस की करते हैं। राहुल गांधी ने तो पहले ही कह दिया था कि इस बार के चुनावी नतीजे चौंकाने वाले रहेंगे और कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से हटा देगी। याद है आपको, ये बात राहुल गांधी ने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में जाकर, अमेरिका में जाकर भी कही थी कि आप देख लीजिएगा कि इस बार के जो नतीजे होंगे वो चौंकाने वाले रहेंगे। अब अभी से 8 महीने बाद नतीजे जो आएंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन 8 महीने पहले आज की तारीख में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उन संभावनाओं पे चर्चा कर रहे हैं और उन तैयारियों पे चर्चा करने जा रहे हैं। अब राहुल गांधी की इस बात को सही साबित करने में दरअसल कांग्रेस जुट गई है। कांग्रेस की सारी चुनावी रणनीतियां इस तरह बनाई जा रही हैं कि जिसमें बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हों और साथ ही पार्टी के भीतर सभी समीकरणों को साध लिया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो बदलाव किए हैं वो कांग्रेस की मजबूत रणनीति को बता रहे हैं। इस पावर कमेटी में उन तमाम नेताओं को शामिल किया गया है जो पार्टी में पिछले लंबे समय से नाराज चल रहे थे या फिर किसी न किसी वजह से हाशिए पर थे, मगर अब कांग्रेस सभी को साथ लेकर चलने का काम कर रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उन नेताओं को जगह मिली है जो गांधी परिवार के करीबी हैं। वहीं जिन नेताओं को पार्टी ने कोई बड़ा पद या राज्यसभा सीट नहीं दी, उन्हें भी अब कमेटी में जगह दे दी गई है। पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने वाले खेमे यानी कि G23 के नेताओं को भी कमेटी में रखा गया है। इस पैनल में G20 यानी कि G23 नाराज 23 कह लें गुट में शामिल कुछ नेताओं को रखा गया है और वहीं राहुल गांधी के करीब माने जाने वाले कुछ नेताओं को भी इसमें शामिल किया गया है। कुल मिलाकर के ये कांग्रेस के लिए एक नई शुरुआत कह सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुभव और लीडरशिप दोनों का असर पार्टी पर इस तरह पड़ रहा है कि गुटबाजी काफी हद तक रुक गई है, जो कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत है। वहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और अब यूपी तक बीजेपी नेताओं के कारण पार्टी की उलझनें बढ़ रही हैं। बीजेपी के अपने नेताओं के कारण मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी सीएम का चेहरा दोबारा नहीं बनाना चाहती है, क्योंकि खुद अमित शाह ने भोपाल में, कल जब भोपाल गए थे अमित शाह, तो उन्होंने भोपाल में सीएम फेस के सवाल पर कह दिया कि आप पार्टी के काम में क्यों पड़ रहे हैं, ये पार्टी का काम है और हम तय करेंगे कि आने वाले समय में हमारा सीएम कौन होगा। यानी बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उसे शिवराज सिंह चौहान पर अब भरोसा नहीं रहा। वहीं सिंधिया, जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण भी पार्टी में फूट हो रही है। आपने देखा नाराज शिवराज और खासकर सिंधिया यानी महाराज के जो लोग हैं, वहां 3 शब्द काफी तेजी से बोले जाते हैं इस चुनाव के दौरान कि एक महाराज के लोग यानी कि सिंधिया के लोग, एक नाराज लोग जो पार्टी से नाराज हैं और एक शिवराज के लोग। इन तीनों को पार्टी कैसे साधेगी यानी बीजेपी कैसे साधेगी, ये देखना होगा। इधर राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया के कारण बीजेपी की हालत खस्ता है। उस पर राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी ने जिस तरह गुर्जर समाज के महत्व को बताते हुए बयान दिया था कि राज्य में सत्ता तक पहुंचने के लिए गुर्जर समाज का साथ होना किसी भी दल के लिए बहुत जरूरी है, उससे बाकी समुदाय के लोग जो हैं वो बीजेपी से नाराज हो सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश का जिक्र यहां करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी का एक अलग ही मामला सामने आया है। यहां उत्तर प्रदेश में घोसी में उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी गई थी। कल आपने देखा होगा तस्वीरें, और अब आरोपी ने कहा है कि यह काम बीजेपी नेता के कहने पर ही किया गया है। आरोपी ने यह कहा है कि यह काम जो मैंने किया यानी दारा सिंह के ऊपर जो स्याही फेंकी वो बीजेपी नेता के कहने पर फेंकी ताकि उसे सहानुभूति वोट मिल सके। बीजेपी के लोग या आरएसएस के लोग सहानुभूति पाने के लिए क्या क्या करते हैं ये सब आपको पता है। पिछले दिनों महुआ मोइत्रा ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया था, उसमें भी कुछ ऐसी खुलासे की बात की थी जब आने वाले समय में चुनाव से पहले देश में कैसे दंगे हो सकते हैं। लेकिन एक छोटा नमूना ये घोसी, उसमें अपने ही कैंडिडेट के ऊपर बीजेपी के कहने पर
अगर कोई स्याही फेंके तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रैक्टिस में कितना ज्यादा है बीजेपी के लोगों के बीच। इस आरोप के बाद बीजेपी की नीयत पर सवाल उठने लगे हैं। वैसे मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी ने भी इको फ्रेंडली साबुन की बात कहकर अपनी ही पार्टी की नीयत पर सवाल उठा दिए हैं। जी हां भाई, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। दरअसल गडकरी से एक कार्यक्रम में भ्रष्टाचार और बीजेपी की वॉशिंग मशीन को लेकर सवाल किया गया था, जिस पर उन्होंने कहा कि हमारे यहां इको फ्रेंडली साबुन है। इस बात से गडकरी ने मान लिया कि सत्ता के लिए बीजेपी करप्ट कंप्रोमाइज कर रही है। जी हां, करप्ट कंप्रोमाइज कर रही है बीजेपी, और यह सीधे सीधे मोदी को कटघरे में खड़े करने जैसा है। तो एक तरफ बीजेपी के भीतर कई तरह की फूट और दरारें दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस एकजुट हो रही है। साथ ही इंडिया के कुनबे को बढ़ाने में कांग्रेस लगी हुई है। अब इंडिया की बैठक 10 दिन बाद मुंबई में होगी, 31 अगस्त को और 1 सितंबर को, और इसमें अरविंद केजरीवाल सहित तमाम नेता शामिल होंगे। वहीं कुछ और दल भी आ सकते हैं साथ, ऐसा कहा जा रहा है, यानी कि ये कुनबा बढ़ेगा। इस बैठक में इंडिया का लोगो भी तय हो सकता है, ये भी बात आ रही है। न सिर्फ इंडिया जो गठबंधन है उसका लोगो, एक सिंबल जो होता है, पार्टी सिंबल नहीं, ये पूरे गठबंधन का सिंबल, वो सिंबल तय हो सकता है, और साथ साथ वहां अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स तय हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी जो है वो 2024 की राह पर आगे बढ़ रही है। और वहीं राहुल गांधी लद्दाख में आज आगे बढ़ते हुए खारदुंग लॉ पहुंच गए। खारदुंग लॉ जो है ये सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की सबसे ऊंची सड़कों में से एक। खारदुंग लॉ में भी राहुल गांधी बाइक से ही पहुंचे हैं और यहां लोग उनसे मिलने के लिए जुट गए। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा बढ़ती जा रही है और बीजेपी अभी यही नहीं तय कर पा रही है कि 2024 का रास्ता कैसे तैयार करें। ये जो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें उन जगहों की हैं जहां पर राहुल गांधी, और बीच में ये जो हेलमेट में दिख रहे हैं ये खारदुंग लॉ की तस्वीर है। और यहां पर देखिए राहुल गांधी की अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, सब हैं, वहां के लोग मिलकर के राहुल गांधी से मिल रहे हैं। तो एक अलग उत्साह राहुल गांधी जैसे ही वहां पहुंच रहे हैं। देखिए इस उत्साह, ये जो उत्साह है ये भी बहुत कुछ बताता, इसलिए भी क्योंकि कल जब राहुल गांधी चीन पे बात कर रहे थे, उसके अलावा लद्दाख के लोगों से जब राहुल गांधी ने बातचीत की थी, उस बाइट को हमने सुनाया था, लेकिन यहां जरूरी है एक बार फिर से सुनाता हूं कि लद्दाख के लोगों ने क्या कुछ कहा था, कितनी उम्मीदें राहुल गांधी की यात्रा से अब वहां के लोगों को हो गई हैं, वो आप जरा देख लीजिए, सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। लद्दाख में तो काफी कंप्लेंट है, जो इनको स्टेटस दिया गया है इससे ये खुश नहीं है। इनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और बेरोजगारी की समस्या है। सब लोग यही कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है और महंगाई बढ़ रही है। 2019 में यहाँ पर ये किया गया था, तब से लेकर अब तक चुनाव नहीं हुए, क्या ऐसी मांग भी लोगों ने आपसे रखी और आप क्या समझते हैं? हाँ, ये तो है। लोग कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू नहीं चलाना चाहिए स्टेट को, तो जनता की आवाज से स्टेट चलना चाहिए। आप देख रहे थे, सुन रहे थे यहां पर राहुल गांधी को, और राहुल गांधी यहां जाने से पहले आजादपुर मंडी में जो रामेश्वर सब्जी वाला है उससे भी मुलाकात की थी राहुल गांधी ने। राहुल गांधी अपने घर इनको बुलाए थे, खाना खिलाए थे, उनकी तस्वीरें आपने देखी। राहुल गांधी ने एक तरह से एक मैसेज, एक पैगाम देने की कोशिश की है देश को कि देश की समस्याओं को मैं जड़ से उखाड़ना चाहता हूं, सॉल्व करना चाहता हूं, और सबसे पहले उन समस्याओं को समझना चाहता हूं। और उसी कारण भारत जोड़ो यात्रा भी उन्होंने की थी। तो भारत जोड़ो यात्रा का जो पहला भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 का आखिरी पड़ाव राहुल गांधी जो हैं वो अब उसमें पहुंच चुके हैं, क्योंकि कश्मीर गए थे, श्रीनगर में उन्होंने समाप्त की थी वो यात्रा। लगातार जो यात्रा चल रही थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। लेकिन अब कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 का समापन यहां कर रहे हैं राहुल गांधी। इसके बाद पार्ट 2 जल्द ही उसकी शुरुआत होगी। भारत जोड़ो यात्रा में से ही ऐसी तमाम तस्वीरें हैं जिसमें कभी बाइक मैकेनिक से मिलते हुए राहुल गांधी, कभी ट्रक चालकों से मिलते हुए राहुल गांधी, कभी रामेश्वर सब्जी वाले से मिलते हुए राहुल गांधी। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को और खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी रणनीति बनाने में बहुत मददगार साबित हो रही है। और उसी में ये जो तस्वीर सामने आई CWC की, यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो मेंबर हैं, उन मेंबर्स की जो तस्वीर लेकर के आए
मल्लिकार्जुन खड़गे, वहां से अब शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम को। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 2024 के लिए कांग्रेस ने कैसे बदल लिया है प्लान। फर्स्ट गियर से आप जब 6th गियर पे गाड़ी चलाने लगते हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड जो है धीमी आप नहीं कर सकते। धीमी करने के साथ साथ आपको गियर भी चेंज करना होता है। लेकिन यहां राहुल गांधी 6th गियर में गाड़ी चला रहे हैं। आजकल BS6 का जमाना है, इसलिए 6th गियर कह रहा हूं। पहले तो 5 गियर ही होते थे, 4 पहिया की बात कर रहा हूं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं 6 वरिष्ठ साथी, 6 नहीं 7 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं। हमारे साथ वरिष्ठ IPS ऑफिसर विजय शंकर सिंह जी हैं। सिंह साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला जी हैं। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपुर जी हैं। दीपक जी, आपका स्वागत। और हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। अमलेंदु जी, आपका स्वागत और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं और जुड़ने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में। और बात कांग्रेस की कर रहे हैं, कांग्रेस की रणनीति की कर रहे हैं, कांग्रेस ने कैसे बदल लिया है अपना प्लान वो हम कर रहे हैं। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बिना सवाल के बहुत कुछ रख चुका हूं, जरा आपका पहला पॉइंट ऑफ व्यू आज के न्यूज पॉइंट पर। देखिए राजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्रबंधक सबसे अच्छा माना जाता है जो कि फ्यूचर को एंटिसिपेट कर सके। अब मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी ने जो कहा था डरो मत, तो पहले तो जनता के मन से डर हटा, फिर आपने देखा CAG के मन से डर हटा। CAG ने भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया, जो कि कहा जाता था कि साहब वो पहले 2014 के पहले बहुत भ्रष्टाचार होता था, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। और एक प्रकार CAG ने पर्दाफाश कर दिया कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है। अब दूसरा डर हटा है CVC का, और CVC ने जो कहा है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें जो आ रही हैं वो होम मिनिस्ट्री से आ रही हैं। तो होम मिनिस्ट्री में सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि वो जो दो आदमियों का समूह ये कहता था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज दे रहे हैं, उसमें वो खुद घिरे हुए हैं। महिला और बाल कल्याण विभाग के अंदर जो एक प्रकार का पर्दाफाश हुआ है भ्रष्टाचार का, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि इस शासन तंत्र में, जो मैंने प्रश्न आपके चर्चा में 5-6 दिन पहले राजीव जी पूछा था, यह कैसे संभव है कि अगर भ्रष्टाचार मुक्त समाज है तो महंगाई इतनी हो रही है, इन्फ्लेशन इतना हो रहा है, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो रहे हैं, 90% लोग बहुत ज्यादा गरीब हो रहे हैं। यह संभावना तब तक नहीं है जब तक कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो। और आपने देखा कि अब क्या हुआ है कि डरो मत का प्रभाव CVC पे भी पड़ गया है, CAG पे भी पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट भी जिस प्रकार के निर्णय ले रहा है, इसका माने वो भी अब भयमुक्त हो गया है और यह मानता है कि जो संविधान के प्रति उसका निष्ठा है और जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करने की उसको आवश्यकता है। अब केवल 2 एजेंसी ऐसी बची हैं जो डर रही हैं, जिनका डरो मत का नारा उन तक पहुंचना है। उसमें एक CBI है और ED है। मुझे आशा है 15-20 दिन में शायद CBI और ED भी अपना रुख बदल लेंगे, क्योंकि उनको 2024 के चुनाव का अंदाजा हो गया क्या होने वाला है। दूसरी बात समझिए, देखिए फुटबॉल के मैच में जैसे होता है, कुछ सेंट्रल फॉरवर्ड होते हैं, कुछ बैक्स होते हैं, कुछ गोलकीपर्स होते हैं। इंडिया टीम की जिस प्रकार से संरचना हुई है, आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल, ये सेंट्रल फॉरवर्ड की तरफ, NDA की तरफ गोल करने के लिए पूरी तरह से आक्रमण की मुद्रा में हैं। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार गोल को सेव किए हुए हैं और इंडिया की जो टीम बनी है उसमें हर राज्य का प्रतिनिधित्व है, हर समाज का प्रतिनिधित्व है। उसमें आदिवासी भी हैं, दलित भी हैं, सवर्ण भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, युवा भी हैं। आप ये देखिए कि एक प्रकार की ऐसी संरचना कांग्रेस ने कर दी है जिसमें सप्पल साहब भी हैं, जिसमें पवन खेड़ा भी हैं, जिसमें सुप्रिया श्रीनेत भी हैं, तो ये जिसमें कन्हैया कुमार जैसे युवा नेता हैं। इसका मतलब यह है, और जो इन लोगों में ऊर्जा है इनके अंदर एक प्रकार, और देखिए कितनी अवनति हो गई है राजीव जी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि शिक्षण संस्थानों में इतनी गिरावट आ जाए। मेहसाणा के एक स्कूल के अंदर 15 अगस्त में उन बच्चों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए था जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स वो किए हैं, प्राप्त किए हैं, और मेहसाणा के उस स्कूल की, क्योंकि टॉपर एक मुसलमान लड़की थी, उसको इनाम नहीं दिया गया, नंबर 2 की लड़कियों को इनाम दिया गया।
क्या आप कल्पना कर सकते हैं जब आप बचपन में स्कूल में पढ़ते थे और अगर आप शिक्षक होते हो, क्योंकि मैं शिक्षक रहा हूं, इस प्रकार का भेदभाव एक शिक्षण संस्था में एक शिक्षक का द्वारा किया जाना, इसका माने पराभव भीषण रूप से हो गया है। जो गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की हमारी परंपरा है उसको तोड़ा है, जो गुरु धर्म है उसका पालन नहीं हुआ है, इसका माने सारे संस्कारों का हनन हो रहा है। और वास्तविकता में जो अब भय मुक्त समाज बन रहा है, इसी से मुझे यह आशा है कि 2024 और 2023 में इन लोगों का सुपड़ा साफ होने वाला है और अब यह समाज ऐसा बनेगा जिसमें सब प्यार मोहब्बत से 142 करोड़ लेंगे और नफरत को हम लोग हराकर ही मानेंगे। नफरत में मोहब्बत की जीत, ये बात राहुल गांधी लगातार कहते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कहते हैं और नफरत, और साथ साथ बात ये भी है कि अब कांग्रेस पार्टी ने अपनी टीम बना ली है, मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम बन गई है और एक तैयारी दिख रही है। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, एक तैयारी कांग्रेस की दिखाई दे रही है जिसमें 2024 की रणनीतियों पर, और उसके लिए आप देखिए अभी तक 18 अलग अलग राज्यों की मीटिंग हो चुकी है कांग्रेस की तरफ से। राहुल गांधी अनवरत अपने काम में लगे हुए हैं और लोगों से मिलना उनका पहला उद्देश्य दिखाई दे रहा है और कह भी रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जल्दी हम शुरू करेंगे। उससे पहले अभी इंडिया की मीटिंग है, उसके बाद 2 तारीख को राहुल गांधी पहुंच रहे हैं रायपुर छत्तीसगढ़, वहां चुनावी संबोधित करेंगे और उसके बाद 12 से 14 तक राहुल गांधी विदेश की यात्रा पे हैं, 3 देशों की यात्रा पे जा रहे हैं, यूरोपीय देशों की यात्रा पे, और माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि 14 तारीख को लौटने के बाद 15 तारीख से शायद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे। तो 2 काम पैरेलल चल रहा है। यहां से जरा कांग्रेस की मजबूती आपके नजरिए से समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी लोगों से मिल रहे हैं देश विदेश सब जगह, और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी टीम मजबूत कर रहे हैं। कैसे देखा जाए 2024 के हिसाब से? राजीव जी, इसकी प्रक्रिया उदयपुर से शुरू हुई थी और उदयपुर में जब चिंतन शिविर में कांग्रेस गई थी, वहां पे बड़े सवाल लेकर गई थी कांग्रेस, और वो वैचारिक मंथन था। और वो वैचारिक मंथन की पृष्ठभूमि ये थी कि राहुल गांधी कांग्रेस को वहां ले जा रहे थे या कोशिश कर रहे थे जहां पे कांग्रेस, राजीव गांधी के पहले भी कांग्रेस पार्टी वहां हुआ करती थी और उसका विरोध था पार्टी के अंदर। जो मनमोहन सिंह की सत्ता के दौरान जो नेता, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के दौरान जो नेता कांग्रेस में उभरे, नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल के दौरान, सीताराम केसरी के दौरान, उस जनरेशन को राहुल गांधी के इस वैचारिक दृष्टिकोण से बहुत दिक्कत थी। और उस वैचारिक दृष्टिकोण का अगर आप दूसरा अध्ययन करें कि ये वही दौर था जब कांग्रेस से तमाम सारा जो उसका ट्रेडिशनल वोट बैंक था वो हटता चला गया, और वो हटता गया तो क्षेत्रीय पार्टियां बनती गई, चाहे वो आंध्रा हो, चाहे उड़ीसा हो, तमाम बंगाल हो, तो क्षेत्रीय पार्टियां बनती गई। वो कांग्रेस के आधार पर क्षेत्रीय पार्टियां बनी। राहुल गांधी कांग्रेस को वहां ले जाना चाहते थे और ये G23 नामक जो ग्रुप था वो हुआ। तो उदयपुर में 2 काम हुए, एक तो वैचारिक क्लैरिटी आई और वहीं से उदयपुर से ही भारत जोड़ो यात्रा का आइडिया आया बाहर, जिसने कांग्रेस को एक नई ऊर्जा दी, नई गति दी, और उस वैचो अभियान था राहुल गांधी का, उसको मजबूती दी, उसको स्टैंप ऑफ अप्रूवल मिला जनता से। जो ये G23 और राज्यसभा में जाने वाले नेता जिसका विरोध कर रहे थे अंदर अंदर, कल जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग आई, वो लिस्ट आई, उसमें आप देखिएगा कि G23 वाले भी कुछ हैं। मैं उसको इस ढंग से देख रहा हूं कि G23 ने अब राहुल गांधी के सामने सरेंडर कर दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने अपने विचार बदल लिए हैं, नतमस्तक कर लिया, वो हार मान ली अपनी। तो G23 के लोग भी वहां दिख रहे हैं। दूसरा, हम लोग रायपुर की बात करते हैं राजीव जी। रायपुर से कांग्रेस का जो अधिवेशन में जो क्लैरिटी आई संगठन ढांचे को लेकर,
50% रिजर्वेशन की बात आई वहां पे, जिसमें कि यूथ, युवा, हाशिए के समाज के लोगों को जगह देने की बात आई। बहुत अफसोस के साथ राजीव जी कहना पड़ रहा है कि शायद ये जो वर्किंग कमेटी का इतना लंबा चौड़ा जो लिस्ट आई है, उसमें उन दोनों उदयपुर और रायपुर का रिफ्लेक्शन मुझे कम दिख रहा है, और उसमें तमाम समझौते किए गए हैं। एक अच्छी बात ये तमाम युवा नेताओं को जगह दी है। कन्हैया कुमार, जैसा कि प्रोफेसर के स्वामी जी कह रहे थे, अलका लांबा को उसमें जगह दी गई है। बहुत समय से वो संघर्षरत थी, अच्छी नेता है दिल्ली की, और मुझे लगता है कि उनको बढ़ाया जा रहा है, अच्छी बात है। उस तरीके से आप देखिए कि सुप्रिया सिनेज, जो कि पार्टी को वैचारिक रूप से टीवी चैनलों और गोदी मीडिया में डिफेंड करती रही, पवन खेड़ा जी, तो ये सारे जो लोग हैं जिनकी वैचारिक क्लैरिटी पे आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते, उनको जगह मिली, अच्छी बात है। लेकिन आप उसमें देखिए कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको आप रिसाइकिल कर सकते थे, क्योंकि कांग्रेस की एक बड़ी अच्छी एक और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो प्रोफेशनल कांग्रेस है, उसमें नए लोग आ रहे हैं। तो राहुल गांधी जिस तरीके कैंपेन कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी यात्रा को अभी आप देखिए कि जो लद्दाख में यात्रा है, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, चाइना में बयान दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ये डाइवर्सिफाइड पर्सनालिटी है। उतनी डाइवर्सिफाइड और उतना एनर्जी हमको वर्किंग कमेटी के सदस्यों में नहीं दिखाई दे रही है। आप देखिए दूसरी बात कि बहुत सारे नेताओं को आप 84 मेंबर, सारे वर्किंग कमेटी, मेन, परमानेंट इनवाइटीज, स्पेशल इनवाइटीज, ऑफिस बेरर, इनको मिला ले अगर, तो 84 मेंबर की वर्किंग कमेटी बनती है। 84 मेंबर की वर्किंग कमेटी फैसला लेने वाली कोई बॉडी नहीं हो सकती इतनी बड़ी, वो तो क्रैक टीम चाहिए होती है। और एक आखिरी बात राजीव जी ये कहूंगा कि चुनाव की तैयारी में 2-3 चीजों का ख्याल रखना है। एक, अभी हम देख रहे हैं कि प्रोफेसर सब्यसाची का पेपर घूम रहा है अशोका यूनिवर्सिटी का, 2019 के चुनाव में जो धांधलियां हुई, उसमें बड़ी एक मोटी सी बात है, 7 करोड़ के लगभग मतदाता सूची से लोग गायब हुए, जिसमें बड़े पैमाने पर दलित और कांग्रेस और मुस्लिम समाज के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं जी। इसको कैसे निपटना है, इलेक्टोरल रूल्स, ये काम है, ये पॉलिटिकल पार्टी का काम है। अब जो उदयपुर में देखिए जो बात हुई थी, मैं उसी पे आ रहा हूं कि उदयपुर में 3-4 चीजें डिसाइड हुई थी कि एक पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट बनेगा, नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनेगा जिसमें पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी जाए, और एक AICC इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होगा। हो सकता है डिपार्टमेंट बन गया हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उस डिपार्टमेंट को, इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को गांव-गांव, गली-गली आपको वॉलंटियर्स खड़े करने हैं जो इस तरीके का फ्रॉड ना होने दे। और दूसरी और आखिरी बात ये है राजीव जी कि हम लोगों की ये बड़ी एक परसेप्शन बना हुआ है कि बीजेपी हिंदुत्व वोट पर चुनाव जीत के आ जाती है। बीजेपी का मुख्य कारण सोशल इंजीनियरिंग है। क्यों सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता जा रहा है बिहार के कास्ट सेंसस को लेकर? रातों की नींद जुड़ी हुई है, हिल जाएगी बुनियाद। बिहार से जो कास्ट सेंसस जिस दिन पब्लिश होगा और जिस दिन शोर मचेगा, उस दिन सोशल इंजीनियरिंग का इनका पूरा ताश का घर गिर जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में बार बार जाके कह रहे हैं तुषार मेहता कि मैं एफिडेविट देने को तैयार हूं सरकार की तरफ से, उसमें कानूनी पेच है, फलाना है। और कौन गया है सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में गए जो लोग वो आरक्षण विरोधी लोग हैं जी। उनके साथ केंद्र सरकार खड़ी है। तो इसलिए कि जो सोशल इंजीनियरिंग का
बीजेपी का पूरा प्लैंक है वही बीजेपी को चुनाव जिताता है, इसलिए वो परेशान है बिहार के कास्ट सेंसस को लेकर। तो मेरा कहना यह कि जो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स है उसका रिफ्लेक्शन पार्टी के कार्य का इम्प्लीमेंटेशन में होना चाहिए, जो मुझे कम दिख रहा है। राजीव जी जी बिल्कुल, बहुत अलग अलग आयाम, अलग अलग बातें और इस विश्लेषण में, और उन चीजों को यहां हम और आगे थोड़ा विस्तार देने की कोशिश करते हैं। आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। प्रकाश जी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम और तेलंगाना, इन राज्यों में चुनाव हैं और चुनाव के बाद भी फिर चुनाव, और तैयारी देखिए जोर शोर से चल रही है। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस के जो घटक दल हैं, गठबंधन है वो इंडिया, और उसमें राहुल गांधी की तैयारियों को लेकर के जरा आपसे समझना चाहता हूं। राहुल जाते हैं, चीन की बात कर रहे हैं लद्दाख से, लेकिन क्या जरा समझाइए कि चीन का मुद्दा आगामी चुनाव पर कहीं भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है, या एक ऐसा मसला है जो कहीं ना कहीं लोगों को आज भी परेशान कर रहा है और आने चुनाव के समय और भी ज्यादा परेशान बीजेपी को, जिस चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी लद्दाख से बीजेपी को घेर रहे हैं, मोदी सरकार को घेर रहे हैं? राजीव जी, जिस तरीके से कांग्रेस चीन के मुद्दे पर बीजेपी की सरकार को हमेशा से घेरती चली आ रही है, लेकिन बीजेपी के पास जवाब के लिए यही है, पिछले 75 साल में क्या हुआ, 70 साल में क्या हुआ, उनके पास नया कोई मुद्दा है नहीं। तो ऐसे हालत में बीजेपी सेल्फ डिफेंस की पोजीशन में है, वो अपना बचाव करना चाहती किसी भी बहाने से। वैसे बीजेपी की खूबी यही है, बीजेपी के तमाम नेताओं की खूबी यह है कि वे सवाल कुछ पूछा जाता है तो जवाब कुछ और देते हैं। ये अनुभव मध्य प्रदेश में बड़े ध्यान से देखने में आ रहा है, जब बार बार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आ रहे हैं। गृह मंत्री भी कल भी भोपाल में थे और उन्होंने हर बात के लिए कांग्रेस को ही दोषी दिया और एक 12 आरोप कांग्रेस पर लगा दिए। सरकार बीजेपी की है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन आरोप कांग्रेस पर है और ये कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए। भाई, सरकार जब कहा जाता है कि 20 साल का हिसाब दीजिए बीजेपी वालों, तो वो कहते हैं कि आप 50 साल का जवाब दीजिए। अरे हम आज की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि पुरानी बात। इसका मतलब है कि इनके पास कोई कारण नहीं। इसीलिए चीन के मुद्दे पे भी ये पुरानी सरकारों को दोषी बता रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू को दोषी बता रहे हैं, उनकी पंचशील योजना को दोषी बता रहे हैं, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। गड़बड़ इन्होंने की है, लेकिन इन्हें लगता है कि अगर लड़का परीक्षा में फेल हो गया तो उसके कारण दादाजी न पिताजी को पैदा करते न बच्चे को पैदा करते। इस तरह की बातें इनके मन में है। कोई मूल मुद्दे पर ये आना नहीं चाहते। और अभी जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए दिख रहे हैं बीजेपी के नेता, उससे लगता है कि उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके पास सीबीआई है, उनके पास ईडी है, उनके पास इनके टैक्स है, उनके पास पुलिस है। तो अमित शाह यही कहते हैं हर बार। उन्होंने यही कहा कि जब कहा गया कि कांग्रेस आप पर इतने आरोप लगाती है, आप क्या कहेंगे, तो वो कहते हैं कि अभी ईडी का काम ठीक से चल नहीं रहा, ईडी वालों को भेजना है, वो याद दिला रहे हैं। यानी सारी बातें घूम फिर कर वहीं आ रही है जहां वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति। आप पूछते हैं रामायण की कहानी, वो बताते हैं महाभारत की कहानी। तो यही चल रहा है। लेकिन कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी में जो लोग आए हैं, जैसे सचिन पायलट आए हैं, युवा हैं, उन्होंने उदयपुर में तय किया था कांग्रेस ने कि हम 50 साल से कम के लोगों को मौका देंगे, दे रहे हैं। एक और बात है कि समावेश सभी का समन्वय करने की कोशिश है। तो ये भी कांग्रेस को मजबूत करने की बात है, जिसके कारण बीजेपी थोड़ी पशुपस में है कि वो कैसे करे। अब तक उसे लगता था कि वॉक ओवर भी जाएगा, क्योंकि कांग्रेस में तो इतने अंतर विरोध है, वो नहीं है। मीनाक्षी नटराजन को मौका मिला मध्य प्रदेश से, युवा नेता हैं, सांसद रह चुकी हैं, तो बड़ी अच्छी छवि बनी। शशि थरूर जब आते हैं तो लोगों को लगता है कि वो G23 जो है वो एक काल्पनिक गुट था। ऐसा लगता है कि
गोदी मीडिया का उठाया हुआ ग्रुप था जिसका जनता से कोई लेना देना था नहीं। लोग अगर मीटिंग करते, ऐसे ग्रुप बीजेपी में तो कितने होंगे अगर देखा जाए तो, लेकिन उनके बारे में कभी मीडिया में बात नहीं होती। चीन के मुद्दे में बार बार आते हैं ये लोग, हमेशा दोषी कहते हैं कि नेहरू दोषी थे, 72 के पहले ये हुआ था, 62 के पहले ये हुआ था, 48 में ये हुआ था, 51 में ये हुआ था, वो सारी बातें करते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में इस सरकार ने जो देश की एकता अखंडता की बात करती थी उसके बारे में क्या है ये कहने के लिए है नहीं। मुझे लगता है कि इस सरकार के पास कहने के लिए कुछ जवाब नहीं है, और हर बात के लिए इनके पास एक ही जवाब है कि पिछली सरकारों ने जो किया हम उसे भुगत रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे महंगाई हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो। लेकिन अगर कहीं थोड़ा बहुत भी कुछ हो रहा है या दिखावटी काम भी हो रहा है तो कहेंगे कि उसके लिए हम जवाबदार हैं। राजीव जी, बहुत सारी चीजें, और खासकर चीन का मुद्दा क्या आगामी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा। बहुत सारे मुद्दे आएंगे सामने अभी आने वाले समय में, हम देखेंगे। अब किसी के ऊपर उपचुनाव में स्याही फेंकना भी एक मुद्दा है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे आएंगे। लेकिन जो कहते हैं कि चुनाव से पहले बहुत कुछ हो सकता है, पुलवामा नहीं तो पुलवामा की तरह कुछ और हो सकता है, तो इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। जो तमाम वोटर्स इस देश की जनता है उनको, और अभी जो प्रशांत टंडन जी एक बात कह रहे थे कि अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का जो वो पेपर है, रिसर्च पेपर, जिसमें उन्होंने कहा कि 2019 का चुनाव कैसे जीता गया, उसमें 3 प्रमुख बातों को वो लेकर के आए हैं उस पेपर में। उसमें पहली बात जो है वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात है। तो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को लेकर के आप सतर्क होइए। फिर उसके बाद वोटिंग पैटर्न, जब आप वोटिंग करने के लिए जाते हैं वहां पर क्या आपसे वोट पड़वाया गया, यानी कि क्या आप वोट डाल के आए हैं, क्योंकि जब आपका नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में तो आप नाम डाल के नहीं आएंगे, बहुत सारी चीजें, वोट डाल के नहीं आएंगे। और ये उसके बाद आखिरी पड़ाव जो है वो आता है काउंटिंग सेंटर का, कि काउंटिंग सेंटर पे क्या गड़बड़ियां हुई या नहीं हुई, सब कुछ बहुत ही विस्तार से उस रिसर्च पेपर में है। और जिसके बाद सब्यसाची दास दास साहब जो हैं, प्रोफेसर सब्यसाची दास, उनको इस्तीफा देना पड़ा, उनको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो जो सही बोलता है उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। इसलिए यहां पर कम से कम इतना करने की जरूरत है कि आप लोग आगामी चुनावों के लिए तैयार रहिए। जिनके राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं वो भी, और जिनके राज्य में आने वाले समय में लोकसभा चुनाव हैं, पूरे देश में लोकसभा चुनाव है, तो सबको तैयार रहने की जरूरत है। कई सारे साथी पूछते हैं कि ईवीएम पर बात आप क्यों नहीं करते हैं। ये सब भी ईवीएम का ही एक कहें तो उसी की राह है, ईवीएम तक पहुंचने की राह, जहां आपके नाम काट दिए जाते हैं, आप ये ईवीएम पे जाके वोट डाल पाते हैं कि नहीं डाल पाते हैं, ईवीएम की काउंटिंग ठीक से हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, 19 लाख ईवीएम जो गायब हैं उस ईवीएम का क्या हुआ। बहुत सारे सवाल हैं, जिन सवालों का जवाब जैसे जैसे चुनाव सामने आएंगे वैसे वैसे हम ढूंढने खोजने की कोशिश अपने पैनलिस्ट साथियों के जरिए करेंगे। आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास, आपसे भी जरा समझूं कि राहुल गांधी जो रास्ता बना रहे हैं, आपको लगता है कि उस रास्ते पर कांग्रेस पार्टी चलती हुई दिखाई दे रही है? धन्यवाद राजीव जी। जो रास्ता राहुल गांधी ने अख्तियार किया है अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए, इसके अलावा इस पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है। पब्लिक कनेक्ट के अलावा कोई विकल्प आपके पास नहीं है, क्योंकि जो संचार के और सूचना के माध्यम है उस पर सरकार का कब्जा है। जो सिविल सोसाइटी है उनको भी निष्क्रिय करने के प्रयास किए गए हैं। तो सीधा केवल यह है कि आप आम लोगों से सीधे जाके के मिले, और उसका प्रतिफल भी आपको दिखाई पड़ रहा है। मैं रामेश्वर सब्जी वाले की मुलाकात को महत्वपूर्ण मैं नहीं मानता। उनके मन में राहुल गांधी से बात करने का जो बात आई उसको मैं महत्वपूर्ण मानता हूं, कि एक ऐसा व्यक्ति जो देश की राजधानी में बैठा हुआ है अपना गांव घर छोड़ करके, वह देश के प्रधानमंत्री से क्यों नहीं मिलना चाहता, इस देश के हुक्मरानों से क्यों नहीं मिलना चाहता, जिस राज्य में वो रह रहे हैं वहां के हुक्मरानों से क्यों नहीं मिलना चाहते, वो उस व्यक्ति से मिलने की इच्छा उनके मन में क्यों है जो इस देश के एक प्रमुख विपक्षी दल के नेता हैं, और उनके पास न कोई पद है, न ओहदा है, न कोई दफ्तर है, लेकिन उनके मन में यह भाव आना, रामेश्वर जैसे लोगों के मन, यह मेरे जैसे व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बात है कि कोई इस समाज का, इस देश का गरीब आदमी अपनी संभावनाएं और या अपने हित एक ऐसे नेता के हाथों में देख रहा है जो अभी कहीं कुछ नहीं है। ये मेरे जो राहुल गांधी की अपनी राजनीति है
उसका ये परिणाम है कि लोगों के बीच में उन्होंने यह जो विश्वास बनाया सीधे लोगों के बीच में जा करके, यह महत्वपूर्ण है। आपने चीन की बात की, चीन की बात जितनी दूर तक जाएगी उतनी ही जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद का नारा है वह खोखला साबित होता चला जाएगा। आप चीन के मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी उस इलाके में जाके इस बात को कह रहे हैं जहां पे चीन के घुसपैठ के आरोप लग रहे हैं। उनका वहां कहना है कि मैं यहां हूं, और यहाँ के लोगों का कहना है कि अब तक जिन चारागाहों में हम चले जाते थे मुझे नहीं जाने दिया जा रहा। वह दिल्ली में बैठ के बात नहीं कर रहा है, ये इंदौर भोपाल में बात नहीं कर रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण हो गई यह बात। और जितनी तेजी से बात लोगों के बीच में जाएगी तो जो ये राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद की बात कही जा रही है उतनी ही खोखली साबित होगी। राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत किया था मणिपुर की घटनाओं के साथ, और मणिपुर की घटना के बारे में भी उन्होंने पूरी गंभीरता से बात तब की जब मणिपुर खुद चले गए। मणिपुर में जाकर के लोगों से उन्होंने मुलाकात की, लोगों के बीच में गए जो हिंसा के शिकार हैं, उन लोगों से उनकी मुलाकात हुई जो राज्य सरकार के अकर्मण्यता के शिकार हुए हैं, उसके वो शिकार बने। इसलिए राहुल गांधी की बात लोगों के मन में बहुत घर कर गई कि लोगों की संवेदनाओं के साथ, लोगों की परेशानियों के साथ, लोगों के कष्ट के साथ राहुल गांधी जुड़ना चाहते हैं। किसी ताकत के साथ नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश के साथ, यह संदेश देने के लिए कि आखिर सरकार कर क्या रही है। तो जो दोनों एक जो घटनाएं हैं, और उसके बाद अगर आप याद कीजिए पिछले सितंबर से उनकी जो यात्रा शुरू हुई, भारत जोड़ो यात्रा, वह सीधे लोगों से जुड़ने की एक पहल थी राहुल। और उस यात्रा में उन्होंने समाज के सभी वर्गों से मुलाकात की। उनके साथ केवल नहीं कि बैठ के उन्होंने फोटो खिंचवा लिया, गप मारी, चाय पी और रुखसत कर दिया, पूरी बात की। और उस पूरी बातों का असर अगर आप देखिए तो कर्नाटक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विपरीत भारतीय कांग्रेस के घोषणा पत्र में उसका असर दिखाई पड़ा। तो जो उन्होंने रास्ता अख्तियार किया है उसका तो असर पड़ना ही पड़ना है। उसका इसी असर से ही जो सत्तारूढ़ दल है बौखलाई हुई। आखिर मध्य प्रदेश में आप कोई बात क्यों नहीं कह पा रहे हैं? 2003 से आप सत्ता में हैं, तो 2003 के पहले की बात करने का क्या मतलब है? और अगर कांग्रेस कोई सफाई नहीं दे रही है तो आप बता दीजिए कि कांग्रेस से क्या क्या कहां गड़बड़ियां हुई, कहां उन्होंने दुरुपयोग कर दिया, कहां लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ उन्होंने मर्यादित आचरण कर दिया। क्या कांग्रेस के जमाने में मध्य प्रदेश में शिक्षण पंचायती राज संस्थाएं मजबूत नहीं हुई थी, सोशल सेक्टर में काम नहीं हुए थे? क्या किसानों के हितों का क्या देखी की गई थी? जो भी था, मैं नहीं कोई सर्टिफिकेट देने जा रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही थी या बहुत खराब काम कर रही थी, लेकिन अब तो मध्य प्रदेश में आपको यह बताना है कि अगर वहां पे 50% भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो ये सही है कि गलत है। और यह आरोप कांग्रेस ने नहीं लगाया है, यह आरोप समाजवादी पार्टी ने नहीं लगाया है, यह आरोप बहुजन समाज पार्टी ने नहीं लगाया है, यह आरोप वहां के नागरिकों ने लगाया है जो ठेकेदारी करते हैं। और उनका यह कहना है कि बिना 50% दिए हमको काम नहीं होता। और उस चिट्ठी को सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने भरी सभा में पढ़ा, तब उन्होंने नहीं कहा कि फर्जी है, सही है, गलत है। और अगर आप भ्रष्टाचार के लगने वाले आरोपों की जांच करने के बजाय भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वालों को दंडित करेंगे तो किस तरह की कार्यशैली दिखा रहे हैं आप लोगों को? ये कौन सी कार्यशैली है? किस गवर्नेंस की बात करते हैं आप? कैसे कह सकते हैं आपने कि हम इस देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं? क्या भ्रष्टाचार के साथ समझौता करके कोई भी राज्य अपने आप को प्रगति के रास्ते पर ले जा पाया कि आप लेके चले जाएंगे? जिन मुद्दों को आप लेके चल रहे हैं, चाहे वो परिवारवाद हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, और चाहे वो तुष्टीकरण हो, इन तीनों मुद्दों पर आप सफाई क्यों नहीं देते हैं? कि मध्य प्रदेश में ही क्या स्थिति है कि मध्य प्रदेश से परिवारवाद चरम पर है कि नहीं है? क्या अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी परिवारवाद के प्रतिनिधि नहीं है वहां? क्या विजय वर्गीय साहब परिवारवाद के प्रतिनिधि नहीं है? किसकी बात आप करेंगे? वीरेंद्र सकलेचा साहब परिवार के पुत्र आपके यहाँ राजनीति नहीं कर रहे हैं? लक्ष्मी नारायण पांडे साहब के पुत्र आपके यहाँ राजनीति नहीं कर रहे हैं? किसकी बात करेंगे? क्या सम्मानित मुख्यमंत्री जी की पत्नी सांसद नहीं रही है? कहां परिवारवाद से आप अलग हो गए? भ्रष्टाचार की बात क्या व्यापम कोई छोटा मोटा घोटाला है? और व्यापम कोई रुपए का लेन देन का मामला नहीं है राजीव जी, यह लोगों के हक मारने का मामला है। पिछड़े वर्ग के लोगों का, गरीब वर्ग के लोगों का, अनुसूचित वर्ग के लोगों का हक मारना है। यह पूरा घोटाला इस बात का है कि जिनको नौकरी मिलनी चाहिए, जिनको प्रवेश मिलने चाहिए थे, उनके बजाय जो संपन्न लोग थे, सुविधा संपन्न थे, ताकतवर थे, आपने उनको इसे दे दिया। क्या हो सकता है? या मतलब आप कल्पना कर सकते हैं या क्या भारतीय जनता पार्टी शांत रहती कि अगर कोई घोटाला हो और जिसमें सरकार स्वीकार करे कि लगभग 30 लोग की जान जा चुकी है?
इस घोटाला में शामिल जो लोग आरोपी रहे हैं, और आप इसकी जवाबदेही नहीं बनती है आपके ऊपर। क्या इस आरोप से आप बच सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार में कितनी सड़क परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं, कितनी बांध परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं, कितनी सिंचाई परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं? क्यों है ये? अगर आप ये दावा करते हैं कि आपने सुशासन दिया है और पैसे का उपयोग किया है, तो कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे, उन सभी वो सीधे सीधे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो नैरेटिव खड़ा किया गया है उनका काट है। अगर चीन का मुद्दा उठा रहे हैं, चीन के ऊपर चीन के घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं और सरकार नहीं बोल रही है, तो यह सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी के सीधे राष्ट्रवाद के नैरेटिव पर हमला। अगर आप मणिपुर का मुद्दा उठा रही है कांग्रेस, होकर रही है कि पूरे समाज को आपने बांट दिया और पूरा का पूरा राज्य की जो जनता है दो वर्गों में बटी हुई है और सरकार में विश्वास नहीं कर रही है, गोया कि आपके राष्ट्रवाद पे हमला है, आपकी राष्ट्रीय एकता का जो नैरेटिव था उसके ऊपर हमला है। जो कांग्रेस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शासित अन्य राज्यों में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है, जो आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार से देश का विकास प्रभावित हो रहा है, आप किस नैरेटिव के ऊपर हमला है और इसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। और सबसे बड़ी चीज राजीव, मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में, चाहे वो कर्नाटक में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से एक सरकार विरोधी मुहिम माहौल तैयार किया हुआ है और यह बात सतह पर दिखाई पड़ रही है। कर्नाटक में भी लोगों को दिखाई पड़ी और मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ी। लेकिन इस तरह का नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस शासित राज्यों छत्तीसगढ़ ने पिछले 5 साल में आपने क्या किया? अगर आप आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस की सरकार सुशासन नहीं दे पाती है, तो आप एक दृष्टांत बता दीजिए कि आपने कोई बड़ी सभा की हो रायपुर में या बिलासपुर में, चाहे बस्तर में, कहीं भी, जहां पे आप कहें कि जो कांग्रेस की सरकार है, बघेल साहब की सरकार है, लूट मचाई हुए काम नहीं कर रही है, या आपने कौन सा माहौल बना दिया वहां राजस्थान में? आप इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर हो। तो कांग्रेस का जो तरीका है, जो इन्होंने अपना रास्ता अख्तियार किया कि जनता के बीच से जो उठे हुए मुद्दे हैं उनको ही हवा देना, उनको शब्द देना, उन्हीं को लेकर के जनता के बीच में जाना। इससे जो विपक्ष है कांग्रेस, इसकी विश्वसनीयता बढ़ी है और उस विश्वसनीयता के बल पर जो सत्तारूढ़ दल है उसके ऊपर हमलावर होना, यह इसका जो राजनीतिक लाभ है, इसका जो राजनीतिक माहौल जो बन रहा है सरकार इस सत्तारूढ़ दल के खिलाफ, इसका कोई काट बीजेपी के पास नहीं। जी बिल्कुल, इसका काट बीजेपी के पास नहीं है। जो माहौल है, और इस माहौल को बनाने का अगर मुख्य किरदार कोई है तो वो राहुल गांधी हैं, और खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो माहौल बदला है वो दिखाई दे रहा है और यहीं से बीजेपी की परेशानियां शुरू होती हैं। भारत जोड़ो यात्रा का असर हमने कर्नाटक के चुनाव में देखा। भारत जोड़ो यात्रा का असर क्या, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, लेकिन चूंकि ज्वाइनिंग स्टेट है मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ निकला, एक ही स्टेट उसी से निकला है छत्तीसगढ़, और उधर राजस्थान, यहां भी दिखाई देता है क्या? अजय जी, जहां तक छत्तीसगढ़ से बात शुरू करूं तो छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा का असर हो या ना हो, यहां पर सबसे बड़ा एक इनबिल्ट जो फायदा है कांग्रेस को ये है कि यहां पर कांग्रेस अपने आप में बहुत मजबूत है। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि 90 में से 71 सीटें ले लेना, और उसके बाद पहली बार के बाद जब इस दौरान पिछले 4-5 सालों में जो 4 उपचुनाव हुए, 4 उपचुनाव में कांग्रेस ही जीतती आई है। उसके बाद जितनी भी 16 महानगर पालिकाएं हैं वहां पर कांग्रेस का कब्जा है। तो कांग्रेस को कम से कम छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा चिंतित होने की बात जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें और दूसरी भी चीज है, दूसरे डायमेंशन और है। जैसे यहाँ पे कोई बीजेपी का कोई चेहरा अभी तक तय नहीं हो पाया है। फिर बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि रमन सिंह जो है शायद उनको फिर से सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट किया जाएगा, लेकिन वो उपाध्यक्ष थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उसके साथ 2 महिलाओं को और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। एक लता उसेंडी जो है वो आदिवासी नेत्री है, और दूसरा सरोज पांडे है, वो भी महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो यहां पर दूसरी चीजें अपने आप एडवांटेज है यहां पर कांग्रेस को। लेकिन ये बात जरूर है कि कर्नाटक से काफी कुछ परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन मेरी 2-3 जो अन्य चिंताएं हैं, चिंता मतलब मेरी कोई व्यक्तिगत चिंता नहीं है, लेकिन इस टोटल सिनेरियो को लेकर चिंता है कि कांग्रेस ने जो CWC में जो बनाई है उसमें देखिए दोनों उदयपुर के चिंतन शिविर में और रायपुर के महाधिवेशन में यह कहा गया था कि युवाओं को बहुत अच्छी जगह मिलेगी, अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। लेकिन अब आप देखिए कि जो 39 जो सदस्य हैं, उन सदस्यों में अंडर 50 जो है वो केवल 3 ही है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है केवल वो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा और वो अलग अलग जगह से जो लोगों से जो मिल रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी जो है रिकनेक्ट हो रही है, अगर उसी पर वो निर्भर है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका फायदा बहुत ज्यादा इनको नहीं मिल पाएगा। जो रिकनेक्ट जो हो रहे हैं राहुल कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, उसमें हम सब जानते हैं कि उसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं, दिख भी रहा है कि कांग्रेस मजबूत होती जा रही है। लेकिन बाकी लोग कहां हैं, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि बाकी लोग जो हैं उन्हें भी वैसी सड़क पे आना चाहिए था। और अब तो दो बातें हैं, जब गठबंधन इंडिया बन चुका है तो ये सामूहिक ताकत जो है ये सभी जगहों पे क्यों नहीं दिखाई देती, चाहे वो सब्यसाची वाला मामला हो, चाहे वो टमाटर की बढ़ती कीमतें हो, चाहे वो ईवीएम का मामला हो। ये सारे मुद्दे जब तक एक ज्वाइंट फेस नहीं जाएगा सभी विपक्षी दलों का, देखिए भारत में संयुक्त विपक्ष को हमेशा एक चीज का बड़ा डिसएडवांटेज रहा है कि हमेशा ये उसके बारे में शक जनता के मन में डाल दिया गया है कि क्या ये लोग साथ साथ चल सकते हैं, नहीं चल सकते। अब देखिए सारे का सारे विपक्ष जो है लगातार इंतजार कर रहा है, पिछले लगभग एक साल जो है अनेक तरह का इंतजार करता रहा। जिस समय भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को चालू हुई तो लोगों ने, या हम उसके और एक स्टेप पीछे जाए कि उदयपुर में जब चिंतन शिविर हुआ तो कहा गया कि राहुल गांधी यात्रा निकालेंगे, भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे, उसका इंतजार हुआ। भारत जोड़ो यात्रा सफल हो गई तो इसका इंतजार हुआ कि कब जो है बाकी विपक्षी दलों के साथ गठबंधन हो। नीतीश कुमार ने कहा कि भाई हम तो इंतजार कर रहे हैं और देखिए कब कनेक्ट होते हैं, उसके बाद फिर इंतजार। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि मुंबई का जो अधिवेशन है 31 अगस्त और 1 सितंबर को, उसका इंतजार कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को इंतजार नहीं करना है, ये एक्शन का समय है, बाकी चीजें अपने आप होती रहेंगी। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम जो है वो बनता रहेगा, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको वर्कआउट करनी पड़ेगी। तो बहुत ज्यादा इंतजार करने की बजाय राहुल गांधी के साथ या तो कांग्रेस के भी लोग होने चाहिए, बाकी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, उसमें एक ज्वाइंट फेज जो है वो ज्वाइंट फेज जो है वो बहुत समय ले रहा है। हो सकता है मैं गलत भी होगा, हो सकता है कि पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें जो है वो हो रही होंगी, लेकिन जो लोगों के पास जो बातें जा रही है कि उसमें तो मुझे तो इसका पेस जो है, इसकी जो गति है वो उतनी तेज नहीं दिखाई दे रही है जैसे कभी हम लोगों ने विपक्षी एकता के समय भारत के राजनीतिक इतिहास में कई मौकों पर देखा है, चाहे वो 77 की बात हो या वीपी सिंह के समय की बात हो। तो इस गठबंधन को भी बहुत उतनी ही तेजी से बढ़ना पड़ेगा जितने तेजी से राहुल गांधी एक्ट कर रहे हैं। कल परसों 2 दिन पहले तक दिल्ली में थे, उसके पहले आज लेह लद्दाख में पहुंच गए हैं। तो उनकी जो गति है उसको कोप अप करना, उसके साथ साथ चलना गठबंधन को भी सीखना होगा। अकेले कांग्रेस पे अगर आप ये कहते हैं कि कांग्रेस ही सब कुछ करेगी तो मुझे लगता है फिर आपको गठबंधन करने का फायदा क्या हुआ। क्या आप केवल चुनाव का ही इंतजार करेंगे कि कब ये 5 राज्यों के चुनाव निकल जाए, उनके नतीजे हम देख लें, फिर कब हम 2024 के चुनाव में जाएंगे। मेरा केवल कहना यह है इस लंबी कहानी का कि संयुक्त विपक्ष जो है, संयुक्त विपक्ष को तत्काल एक्शन में दिखना चाहिए। राजीव जी जी संयुक्त विपक्ष के लिए अभी 31 तारीख को बैठक होनी है, 31/1 को, उसके बाद में फिर बातें उस पर होंगी। और राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं, बाकी जितने भी विपक्षी नेता हैं वो अपने अपने राज्यों तक सीमित हैं। आप देखिए तो एक अकेला राष्ट्रव्यापी अगर कोई अकेली पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, उसके नेता राष्ट्रव्यापी उसमें लगे हुए भी हैं। आप जो कह रहे हैं कमोबेश मेन स्ट्रीम में यही चर्चा इसी हिसाब से की जाती है, इसलिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उससे डाइवर्ट किया जाए। इस चर्चा में बहुत सारी चीज़ें वैसी भी हैं जहां हम इन चीज़ों को कह करके कहीं ना कहीं कांग्रेस जो कुछ कर रही है या विपक्ष की जो गतिविधियां चल रही हैं उसको हम डाउन करने की, डाउनवर्ड ले जाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम उससे बचें। मेरा अपने साथियों से जरूर यह अनुरोध रहेगा। अमलेंदु उपाध्याय जी के पास आना चाहता हूं, फिर आता हूं सिंह साहब। सबकी बात जरा आपके सामने सुना करके मैं आपके पास क्लोजिंग तो नहीं लेकिन आपके स्पेशल कमेंट के लिए आऊंगा। अमलेंदु जी, कैसे आप देखते हैं कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, हम उसकी गहन चिंतन कर रहे हैं। हम आज अरविंद केजरीवाल क्या काम कर रहे हैं, या हम आज देखिए इन लोगों के बीच अभी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में या विधानसभा चुनाव में एक साथ लड़ने का कोई भी एजेंडा फिक्स नहीं हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश भी पहुंचते हैं। अरविंद केजरीवाल अभी 2 दिन पहले रायपुर में भी थे, वहां भी उन्होंने 300 यूनिट बिजली, फ्री बिजली और बहुत सारे वादे किए हैं और कांग्रेस के खिलाफ वहां वो लड़ रहे हैं। तो वो तो विधानसभा चुनाव की बात है। और ऐसा ही हम देखेंगे वहां जब केसीआर के सामने राहुल गांधी या प्रियंका गांधी नजर आएंगी, तो ये तमाम बातें आएंगी साथ साथ।
लेकिन सवाल यह है कि जो कुछ राहुल गांधी कर रहे हैं क्या वो पटरी पर आता हुआ दिखाई देता है? हम आज की तारीख में अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं इसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम आज की तारीख में लालू प्रसाद यादव क्या कर रहे हैं या नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं इसकी चर्चा या उधर, क्योंकि ये सब अपने कुनबे को संभाले हुए हैं और ये अपने अपने राज्य में मजबूत हैं, मजबूती के साथ वो काम कर रहे हैं। अगर हम धरातल पे देखें तो वहां पे आज जो शुरुआत में कह रहे थे प्रशांत टंडन जी कि कास्ट सेंसस, जाति आधारित जनगणना को कौन लेके आया? नीतीश कुमार। और वो अपने आप में अगर उसका रिजल्ट कुछ आ जाता है चुनाव से पहले तो अपने आप में वो एक मास्टर स्ट्रोक होगा। तो क्या नीतीश कुमार ने कोई काम नहीं किया? एक बहुत बड़ा एजेंडा दिया है। तो सिर्फ पैदल चलना ही नहीं होता, बहुत कुछ आप अलग अलग जगहों पे करते हैं। उन चीजों को यहां लाने की जरूरत जरा आपसे समझना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी कि कैसे आप इसको देखते हैं कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं उससे कांग्रेस कितनी, क्योंकि लगभग 250 सीटें हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने लड़ेंगी और जब ये आमने सामने की लड़ाई होगी तो कांग्रेस की मजबूती चाहिए और 250 सीटों में से अगर 50% भी कांग्रेस जीत के आती है तो बल्ले बल्ले है। उस हिसाब से भी आज कांग्रेस के बारे में चर्चा जरूरी है। अमलेंदु जी देखिए राजीव जी, जब कोई रेलगाड़ी जुड़ती है तो उसमें देखा यह जाता है कि इंजन कौन सा है, डिब्बे बाद में गिने जाते हैं। तो ये जो गठबंधन बना है तो जाहिर सी बात है कि इसका इंजन जो है वो कांग्रेस है और कांग्रेस की जब तक पहल नहीं हुई तब तक कोई गठबंधन जो था वो मूर्त रूप नहीं ले पाया। पटना की जो मेरी बैठक हुई, जब तक कि उसमें राहुल गांधी की सहमति नहीं हो गई कि वो जाएंगे तब तक वहां कोई बैठक नहीं हुई। तो ये एक तो समझने की आवश्यकता है कि कांग्रेस जो है वो इंजन के रूप में इसमें काम कर रही है इस गठबंधन में। अब सवाल यह कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं कि उसका कितना लाभ कांग्रेस ले पा रही है और कितना राहुल गांधी के काम को इंप्लीमेंट कर पा रही है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं और कांग्रेस उसको जिस तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, समय लग सकता है लेकिन वो मुझे लगता है कि है उसी राह पे जिस रास्ते पे राहुल गांधी कांग्रेस को ले जाना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से CWC बनी है और कई बड़े जो नाम कहे जा सकते हैं उनको एक तरीके से किनारे किया गया है या जिन नए युवा लोगों को उसमें जगह दी गई है तो उन पे बहुत सी चीजें सवाल उठ सकते हैं, लेकिन एक समन्वय बनाने की कोशिश जो है मुझे लगता है वो की गई है और ये समन्वय काफी जो है मुझे लगता है अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि बहुत से लोग नाराज बताए जा रहे हैं, अब वो जो नाराज है वो क्यों नाराज है और उनका क्या जनाधार है वो अलग क्या मसले हैं। नाराज कोई भी हो सकता है, मैं भी नाराज हो सकता हूँ कि मुझको CWC में क्यों नहीं लिया गया, क्यों कांग्रेस का मेंबर भी नहीं, तो नाराज कोई भी हो सकता है, नाराजगी का कोई तो लेना देना है नहीं। लेकिन कुल मिला की जो स्थिति है, जो मुझे लगता है राजीव जी इस गठबंधन के परिणाम जो है वो रुझान आना शुरू हो गए। केसीआर ने आज अपने 115 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और उसके साथ साथ उन्होंने घोषणा कर दी है कि जो इंडिया गठबंधन में वाम दल शामिल है उनके साथ उनका गठबंधन नहीं होगा। जबकि आपको याद होगा कि केसीआर की जो पिछले दिन एक रैली हुई थी, उस रैली में मंच पर पी विजयन जो थे वो मौजूद थे और डी राजा भी मौजूद थे। तो यानी गठबंधन जो आकार लेना चाहिए, जो स्वरूप बनना चाहिए, वो काम शुरू हो चुका है और रुझान उसके आना शुरू हो गए। अब जहां तक सवाल यह कि केजरीवाल छत्तीसगढ़ क्यों जा रहे हैं या मध्य प्रदेश क्यों जा रहे हैं, पहली बात तो यह कि ये गठबंधन जो बना है ये राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए नहीं बना है, इसका लक्ष्य केंद्र सरकार को हटाना है, तो उस लक्ष्य पर केंद्रित है। दूसरा, बहुत से राज्य ऐसे होंगे जहां तमाम गठबंधन के सहयोगी आपस में निश्चित तौर पर लेंगे। अगर आप केरल में जो है चाहे कि कांग्रेस और माकपा एक दूसरे के खिलाफ विधानसभा चुनाव में नहीं जा रहे तो संभव ही नहीं किसी भी हाल में। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल का विधानसभा का चुनाव हो, अगर आप वहां चाहें कि ममता बनर्जी की TMC जो है और कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ ना लड़े, ये संभव ही नहीं किसी हाल में। तो ये जो राज्यों के गठबंधन होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं और इस तरीके के गठबंधन पहले हो चुके हैं। ऐसा नहीं है, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार जो चली उसमें तमाम विरोधी जो एक दूसरे के थे राज्यों में वो केंद्र सरकार में शामिल थे। तो इस तरीके की चीजें आई हैं। मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूं कि खम्मम जहां राहुल गांधी की रैली हुई थी अभी थोड़े दिनों पहले और जबरदस्त रैली हुई थी खम्मम में, उसी खम्मम में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी दलों का शायद 2008 में एक आंदोलन हुआ था, उसमें पुलिस फायरिंग हुई थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो अब उससे तनातनी पड़ी कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच में, लेकिन उसका केंद्र की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि वो राज्य का मसला था और राज्यों में आमने सामने लोग थे। तो यही चीज है जो मुझे लगता है कि राज्यों की राजनीति को अलग देखने की आवश्यकता है और केंद्र की राजनीति जो है उसको अलग करके देखने की है। अब पंजाब में अगर मान लीजिए चुनाव हो जाए तो क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिल लेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर केंद्र 2024 का चुनाव होगा तो जो गठबंधन बन रहा है उसमें जो सीटें तय होंगी उसमें चुनाव लड़ा जाएगा।
तो ये मुझे लगता है कि आपसी सहमति है, उस पर आगे बढ़ा जा रहा है। अब जहां तक मुद्दों की बात है राजीव जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस भी मुद्दों पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और जब तक कि इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय नहीं हो जाता है, तब तक लोगों की बयानबाजियां भी जारी रहेंगी, सभी नेताओं के, सभी दलों के नेताओं की। उस पर भी कोई विराम लगने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि ऊपर से कोई एक गठबंधन का स्वरूप तैयार नहीं होता है और आपस में कोई सीट शेयरिंग का समझौता तय ना हो जाए, तब तक बयानबाजियां भी होती रहेंगी। तो उन बयानबाजियों पर किसी को भी हम लोगों को खासतौर से कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छोटे नेता जो है बयानबाजी करते ही रहते हैं, उनका काम ही बयानबाजी से चलता है। अगर वो बयान नहीं देंगे तो मीडिया में आएंगे कैसे? तो वो भी बहुत जरूरी है, तो चलता रहना चाहिए। उनके स्वास्थ्य के लिए जो है बहुत ज्यादा अच्छा है, और मीडिया के लिए तो अच्छा है ही, उनके लिए मसाला मिलता रहता है। तो कुल मिलाकर मुझे राजीव जी लगता है कि गठबंधन ठीक दिशा में जा रहा है, और जिस तरीके से बातें हो रही हैं उससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब मुंबई की बैठक होगी उसके बाद एक अच्छा स्वरूप जो है इस गठबंधन का निकल करके आएगा, और चीजें बहुत सही दिशा में बढ़ती नजर आएंगी। और उसके बाद जब संयुक्त आंदोलन होंगे, इससे पहले भी जब गठबंधन बने हैं तो पहले सब चीजें तय होती है, उसके बाद आंदोलन में जाया जाता है। तो जब आंदोलन के रास्ते पे आएंगे तब निश्चित तौर पे जो है वो क्षेत्रीय दल जो इंडिया गठबंधन में है और कांग्रेस साथ उनका जो है वो ताल कदम मिलते हुए जो है वो उन आंदोलनों में दिखाया जा सकता है। जी, गठबंधन की राजनीति में कांग्रेस लीड करती हुई दिखाई दे रही है। सिंह साहब, आपके पास आता हूं। राहुल गांधी एक मैदान तैयार कर रहे हैं, पिच तैयार कर रहे हैं, और अलग अलग घटक, उनके जो घटक दल हैं गठबंधन, इंडिया गठबंधन के, और वो उस पर बाद में आएंगे भले बैटिंग करने के लिए, लेकिन ओपनर बल्लेबाज जो है वो बैटिंग कर रहा है। सब बारी बारी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और पहला बल्लेबाज अगर नहीं आउट होता है तो बाकियों को जरूरत नहीं कि वो भी आके बैटिंग करें। क्या आपको लगता है कि सबको बैटिंग करना चाहिए, सबको कूद पड़ना चाहिए मैदान में, या कूदे हुए हैं सब? जरा आपका नजरिया। मेरा नजरिया ये है कि सभी विपक्षी दल जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं वे सभी अपनी अपनी जगह पर मुस्तैद हैं और अपना काम कर रहे हैं। जैसे ममता बनर्जी शुरू करें तो बंगाल में वो है, वो अपना काम कर रही है। निश्चित रूप से वहां पर अभिनंदन जी सही बता रहे थे कि वहां पर ममता बनर्जी, वाम मोर्चा दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। कांग्रेस के अधीर रंजन जी अक्सर ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन जब विधानसभा की लड़ाई होगी तो स्थिति और होगी, तब लोकसभा की बात होगी तो स्थिति और होगी। इस चीज की जानकारी उन नेताओं को भी है, जनता को भी है और पत्रकारों को भी है। दूसरी चीज, अब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ये बिहार में है, और एक बात बहुत सही है प्रशांत जी ने कही कि जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग की शुरुआत नीतीश कुमार ने की है उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं। इससे इनका पूरा हिंदुत्व का जो मॉडल है वो बिखरता नजर आ रहा है। बड़ी मुश्किल से जो इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग करके दलित और ओबीसी और महादलित को जोड़ के जो बनाया था वो बिखरने लगा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में बार बार ये कहा जा रहा है कि जनगणना करा लीजिए, लेकिन उसकी रिजल्ट डिक्लेयर न कीजिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, उसने कह दिया कि रिजल्ट डिक्लेयर करिए, और रिजल्ट डिक्लेयर होगा ही देर सवेर। आगे क्या होता है ये बात अलग है। दूसरी चीज, कांग्रेस को लीड लेना चाहिए, और कांग्रेस को इसलिए भी लीड लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के सीधे निशाने पर यदि कोई है तो कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी ने 14 में आने के बाद जो पहला अपना इरादा जाहिर किया था, कांग्रेस मुक्त भारत का इरादा जाहिर किया। ये तो बाद में विपक्ष मुक्त भारत का इरादा जेपी नड्डा ने जाहिर कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन कांग्रेस उनको शुरू से प्रॉब्लम रही है, वहां से प्रॉब्लम नहीं रही है। ये प्रॉब्लम कांग्रेस के जन्म से ही रही है, और खासकर जब भारत बंटवारे की बात चल रही थी, फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, तब से भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा से आती है उसको लेकर कांग्रेस की विचारधारा में टकराव शुरू से रहा है। बीच बीच में संविधान बदलने की बात भी चलती है, और अभी अशोक वाजपेयी जी जो वरिष्ठ मंत्री हैं, वरिष्ठ कवि हैं और बड़े सीनियर IAS ऑफिसर हैं, उनका मैं एक वीडियो देख रहा था। उन्होंने भी कहा कि संविधान बदलने की बात चल रही है, लेकिन क्या बदलेंगे क्या नहीं बदलेंगे ये तो बात की बात है। फिलहाल इतनी बात तो सच है कि जो वर्तमान संविधान है, वर्तमान जो नियम है, इनसे ये सरकार सहज नहीं है, तो कुछ न कुछ बदलना चाहती है। लेकिन इसे बदलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि संविधान बदलने के पहले 1971 का एक रूलिंग है 13 जजों की,
संसद को ये शक्ति नहीं है कि वो संविधान में कोई परिवर्तन कर सके, मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन कर सके। ये अलग बात है, लेकिन मेरी दूसरी बात ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को कन्विंस कर रही है। इनके लोग जो छिटक रहे हैं, इनके लोगों का जो भ्रम टूट रहा है, जो बेरोजगारी से भी परेशान है, महंगाई से भी परेशान है, 10 साल में कोई उपलब्धि नहीं हुई, सिवाय हिंदू मुस्लिम सुनते सुनते उनके भी कान पक गए, वो भी अब इनसे परेशान है। उनको कैसे बांध के रखा जाए? उनको बांध के रखे जाने का यही उपाय है कि बीच बीच में ऐसे शुरू पे छोड़ते रहें ताकि वो इसी बहाने बढ़ते रहे। दूसरी चीज ये है कि राहुल गांधी का जिस तरह से जनसंपर्क बढ़ रहा है वो बहुत अच्छी बात है। ये बात सही, अभी सुरेश शुक्ल ने बहुत सही कहा कि सारे मीडिया तंत्र, अधिकतर मीडिया तंत्र सरकार के कब्जे में है, उनके निर्देशन पे है। अब यूपी गवर्नमेंट ने तो एक ऐसी चिट्ठी ही जारी कर दी कि अखबार में जो छपेगा वो नकारात्मक खबरें नहीं छपेंगी। अब नकारात्मक कौन तय करेगा, सकारात्मक कौन तय करेगा, और जो नकारात्मक खबरें छपेंगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसको मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भला वो सोशल मीडिया का और आप जैसे कुछ उन यूट्यूब चैनल्स का जो जनता तक अपनी पहुंच परंपरागत बॉडी मीडिया से ज्यादा पहुंचा चुके हैं, जिससे लोगों को सही बात पता चल रही है। दूसरी बात, कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ये जो 4 बड़े राज्य हैं, इसके अलावा पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र, इन राज्यों में तो इंडिया गठबंधन का कोई बहुत बड़ा तंत्र नहीं है। महाराष्ट्र में सिर्फ 2 पार्टियां हैं जो इनके साथ हैं और आज भी उनके साथ इंटैक्ट खड़ी हुई है। तो जो आक्रामकता और आक्रामकता से भी जो बड़ी बात यह है कि जो निर्भय होने का मंत्र दिया जा रहा है वो डर अब धीरे धीरे निकल रहा है और जनता भी अब बहुत ज्यादा डरने नहीं लगी है। ईडी के अब नोटिस को लोग बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये पहुंच चुका है कि ईडी की नोटिस तभी आती है जब सरकार नाराज होती है। पहले कोई ये कहता, पहले ईडी की नोटिस आ जाती थी तो लोग समझते थे कि नहीं ये आदमी बड़ा भ्रष्ट है इसलिए ईडी पीछे पड़ी है, लेकिन अब वो चीजें बदल रही हैं। तो मेरा यह कहना है कि कांग्रेस को इसमें लीड करके आना चाहिए। अब रहा सवाल कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, निश्चित रूप से उदयपुर अधिवेशन में ये कहा गया था कि नए लोगों को उसमें लाया जाएगा, लेकिन हो सकता है बहुत सी मजबूरियां होती हैं, खासकर उन लोगों को जो पार्टी मैनेजमेंट करते हैं उनके सामने बहुत सी मजबूरियां होती हैं। क्या रही होगी, बहुत अंदर की बातें मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई वैचारिक स्तर पर से विचारधारा के स्तर पर इससे लड़नी पड़ेगी, और इस विचारधारा के स्तर पर लड़ने का संकेत राहुल गांधी ने पहले ही दे दिया है आइडिया ऑफ इंडिया करके। तो इस विचारधारा के आधार पर जब लड़ाई होगी तो भारतीय जनता पार्टी या उनका थिंक टैंक हमेशा अपने को असहज महसूस करेगा। अंत में राष्ट्रवाद की बात कह लीजिए तो ये यही प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने 15 जून 2020 में कर्नल संतोष बाबू सहित 20 जवान हमारे शहीद होते हैं, और 19 जून को जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है तो उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी टीवी पर नमूदार होते हैं यही कहते हैं कि न कोई घुसा था न कोई घुसा है। पुलवामा का सच सब जान गए हैं। 4 महीने तक फाइल पड़ी रही कि उन्हें जहाज से भेजा जाए, लेकिन नहीं भेजा गया। आज तक उस अफसर की जांच नहीं हुई कि क्यों नहीं भेजा गया। और ये आरोप लगाने वाले कोई हमारे आप की तरफ से सामान्य नहीं है, आरोप लगाने वाले उन्हीं के गवर्नर साहब हैं, और गवर्नर साहब आज भी ये बात कह रहे हैं। एक खतरा और जो मैं महसूस कर रहा हूं यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी जब डेस्परेट होगी तो वो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की तरफ आएगी। हालांकि अब इसका इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वो आने की कोशिश करेंगे कि उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर प्रकाश जी ने सही कहा कि आखिर आपके पास बताते क्यों नहीं कि 20 साल में आपने क्या किया। तो 20 साल में नहीं बताएंगे, वो यही बताएंगे कि नेहरू जी ने चाइना को दे दिया, वो यही बताएंगे कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री गांधी जी ने नहीं बनने दिया। ऐसी तमाम बातें बताएंगे जिनको सुनकर उनके ही लोग हंसते हैं, उन चीजों में अब कोई दम नहीं रहा। तो जाहिर है कि अब उनके पास यही चीज है कि वो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करें। इसका एक छोटा सा उदाहरण उन्होंने मुंह में दिया, लेकिन एक इसमें सिल्वर लाइनिंग ये है तो स्थानीय जनता, जो वहां का जाट समाज था, जो वहां का सैनी समाज था, जो वहां का लोकल समाज था, जो खाप पंचायतें थी, उन्होंने इस चाल को समझ लिया कि अशांति से उन्हीं का नुकसान होगा, किसी का फायदा नहीं होगा, कोई भी उससे सुखी नहीं रहेगा।
इसलिए बेहतर है कि इस चीजों के खिलाफ खड़ा हुआ जाए। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, इसलिए नहीं कि राम मंदिर बन गया है, इसलिए कि राम मंदिर के नाम पर लोगों को पुरानी कहानियां सुना करके भाई 400 साल से लड़ाइयां हुई, इतने लोग मारे गए, कोठारी बंधु मारे गए, ऐसी ऐसी चीजें हुई, इन सब चीजों की कहानी दोहराई जा सकती है। इसका उपाय तभी है जब जनता के बीच जाया जाए। और जहां तक इलेक्टोरल रोल्स की बात है, कुछ चीजें बिल्कुल जमीन पे करनी पड़ेगी और ये कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता ही करेंगे। हो सकता है उन्होंने प्लानिंग भी की हो कि पहले 6 महीना पहले इलेक्टोरल रोल्स तैयार हो जाते हैं, उनका समय होता है, उनका नोटिफिकेशन होता है, उनका पब्लिकेशन होता है, आपत्तियां आमंत्रित की जाती है और सब कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि एंड वक्त पर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो निश्चित रूप से कांग्रेस अपना प्लान बदला है और कांग्रेस जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कि ये सफल होंगे और मैं इसमें उम्मीद करता हूं कि सत्ता बदलेगी। जी, सत्ता बदलने की उम्मीद चाहत कई लोगों को है। 2024 का इंतजार करना होगा मई का, जबकि अगर समय पर सब कुछ हो तो पूर्व समय अनुसार मई महीने में चुनाव होना है। कितने फेज में चुनाव होगा, क्या होगा, वो तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले विधानसभा के चुनाव भी हैं और उससे पहले अभी राहुल गांधी अपनी पदयात्रा जो है या भारत जोड़ो रूप में लद्दाख में कर रहे हैं और इधर हम चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या अपने प्लान को बदल करके आगे बढ़ रही है, क्या कांग्रेस पार्टी जो की है वो सही दिशा में कर रही है, बाकी विपक्षी गठबंधन जो हैं वो क्या कांग्रेस के दशा दिशा जो भी है उसको बहुत बारीकी से देख रहे हैं, ये गठबंधन के नेता या जो दल हैं वो बहुत सारी चीजें। और साथ साथ जो सत्तारूढ़ दल है यानी बीजेपी, उसके सामने कितनी सारी चुनौतियां हैं, कौन कौन से नए हथकंडे बीजेपी लेकर आ रही है। अभी मानसून सत्र में 2-3 चीजें आई जिसमें संविधान बदलने की बात तक सामने आ गई है। हालांकि वहां पर सीआरपीसी और आईपीसी और एविडेंस एक्ट की बात आई थी, लेकिन उसके अलावा बाहर प्रधानमंत्री के ही आर्थिक सलाहकार अगर आर्टिकल लिखें किसी अखबार में और कहें कि अब समय आ गया है कि अब आपको संविधान बदल देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में इसकी भी चर्चा हो रही होगी। और इन सब से इतर बहुत कुछ उनके नेता, उनके मंत्री भी कहते रहे हैं और जिसके बारे में प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कहते भी हैं कि दिसंबर आने दीजिए, बहुत बड़ी फूट देखने वाले हैं हम बीजेपी के अंदर। जरा समझना चाहता हूं स्वामी जी आपसे कि राहुल गांधी की जो रणनीति है, राजनीति नहीं रणनीति जो है, उस रणनीति पर कांग्रेस जिस हिसाब से और खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे की नई टीम, ये दोनों मैच करती हुई, मैच खाती हुई दिखाई दे रही है क्या? और यहां से इस गठबंधन के भविष्य को जरा आपके जरिए टटोलना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। गठबंधन की अगली मीटिंग है, उसमें बहुत कुछ होना है। शुरुआत में बता चुका हूं कि लोगों की घोषणा होनी है, उसके अलावा अलग समन्वयकों की यानी कोऑर्डिनेटर्स की घोषणा होनी है, मुख्य समन्वयक कौन होगा यानी कि चीफ कोऑर्डिनेटर कौन होगा उसकी घोषणा होनी है, बहुत कुछ होना अभी बाकी है। उससे पहले अगर हम ये उम्मीद लगा के बैठे कि सब कुछ आज हो जाए तो संभव नहीं है। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है, जरा उस पर आपका नजरिया समझना चाहता हूं कि कैसे आप देखते हैं राहुल गांधी इस दिशा में जा रहे हैं। क्या वो दी है आज की तारीख में, क्या राहुल गांधी को लद्दाख जाना चाहिए था या राहुल गांधी को कहीं और जाना चाहिए था, बिहार में घूमना चाहिए था या उत्तर प्रदेश में घूमना चाहिए था? ये भी लोग कहते हैं, इसलिए इन तमाम चीजों से जरा इस पर विश्लेषण होना भी चाहिए। या राहुल गांधी को ज्यादा समय उधर तेलंगाना या राजस्थान में देना चाहिए, ये भी लोग कह रहे हैं, फालतू का चले गए वहां। कहा जा रहा है, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। देखिए राजीव जी, मैं केवल कांग्रेस या राहुल गांधी की बात नहीं, जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है और 3-4 घटनाओं से ऑब्जर्वेशन की है। अखिलेश यादव को 5-6 दिन पहले मैंने सुना और मैं व्यक्तिगत तौर पे सामने बैठ के सुना। जिस प्रकार की स्पष्टवादिता अखिलेश यादव ने और जिस प्रकार के अभी जारी है, इज्जत के शब्द उन्होंने राहुल गांधी के लिए प्रयोग किए, उससे मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया की टीम है, मैं कांग्रेस की सब बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिया की टीम की बात कर रहा हूं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था फुटबॉल का, सेंट्रल फॉरवर्ड को अगर पास अच्छा मिल जाए तो गोल करने में देर नहीं लगती। आज की तारीख में जो देख रहा हूं, जो इंडिया की टीम है उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। कल मैंने एक कार्यक्रम किया जिसमें मैंने एंकरिंग की, उसमें 3 समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को मैंने बुलाया था, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं। उन राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने कांग्रेस के प्रति और राहुल गांधी के प्रति जिस प्रकार के अच्छे भाव प्रदर्शित किए, ये मैंने पिछले 50 साल में नहीं देखे। और जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने, लालू प्रसाद यादव ने और नीतीश कुमार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए श्रद्धापूर्वक बातें की
और देखिए सीडब्ल्यूसी के गठन की हम बात कर रहे हैं। सीडब्ल्यूसी के गठन में एक प्रकार से कांग्रेस ने अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का बागडोर इनडायरेक्टली सौंप दी है और अखिलेश यादव ने और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने यह खुलेआम कह दिया है कि अगर प्रियंका गांधी से लड़ जाएं तो हम वहां मोदी जी की जमानत जब्त करवा देंगे। और वहां के आप जातीय जो समीकरण है उसको जानते हैं। देखिए, वो सेना जीतती है जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन होता है। अभी तक जो अपोजिशन के अंदर सबसे बड़ी समस्या थी, हर आदमी जीतने के लिए अपने नंबर बढ़ाने के लिए खेलता था। पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि इंडिया टीम के अंदर कोऑर्डिनेशन है और एनडीए के अंदर भगदड़ है। वहां कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा, वहां केवल कोऑर्डिनेशन अगर दिख रहा है, अब तो अडानी जी और अंबानी जी का भी कोऑर्डिनेशन टूटता हुआ दिख रहा है। अब तो मेरे को यह खबर मिल रही है कि अडानी जी भी व्यग्र है, परेशान है, किस प्रकार से पल्ला छुड़ाएं और किस प्रकार से इंडिया टीम के साथ जुड़ जाएं। और यह कोऑर्डिनेशन अब तो मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में भी नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी राजनाथ सिंह जी की और नितिन गडकरी की बात छोड़ दीजिए। तो एक तरफ वो टीम है जो कि छितराई हुई है, बिखराई हुई है, और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं इंडिया टीम में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। एक और राजीव जी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक बात का। आपने करण सांगवान को सुना होगा जी। मैंने करण सांगवान का पूरा इंटरव्यू सुना। करण सांगवान वो लड़का है और युवा लड़का है जो मेरे ख्याल से 30-31 साल का होगा, जिसने हिमाचल प्रदेश से लॉ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और एक अध्यापक रहा और लॉ का ब्रिलियंट स्टूडेंट है। स्टूडेंट लाइफ में भी उसने बच्चों को पढ़ाया। केवल उसने अपने बच्चों से यह कहा कि चुनाव आते समय पढ़े लिखे लोगों को वोट देना, अनपढ़ों को वोट मत देना। और उसने स्पष्टीकरण दिया कि पढ़े लिखे का मतलब मेरा होता है जो समझदार हो, जो राष्ट्र के प्रेम को जानता हो, राष्ट्र को एकत्रित समग्रित करना जानता हो। और उस आदमी को नौकरी से निकाल दिया गया। और उसकी पृष्ठभूमि जो उसने बताई, गांव की पृष्ठभूमि है, बड़ी मेहनत करके वो आदमी अध्यापक बना था, उसका जीवन बड़े शांतिपूर्वक चल रहा था। उसकी नौकरी केवल इसलिए खाली गई कि उसने कहा पढ़े लिखे। तो भैया, पढ़े लिखे और समझदार लोगों को अगर वो कहते हैं कि सत्ता में आना चाहिए, उनका व्यक्तिगत विचार है, इसमें नौकरी से निकालने की क्या बात है। तो इसमें कौन बुरा माना, क्यों बुरा माना? जिसके बाद डिग्रियां हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां हैं, वो अनपढ़ और पढ़े लिखे पे बुरा क्यों माना? तो राजीव जी, मैं ये देख रहा हूं, देखिए हम लोग बहुत ज्यादा विश्लेषण करने लगते हैं इंडिया टीम का और कांग्रेस का विश्लेषण, लेकिन वास्तविकता में अगर तुलनात्मक अध्ययन करें, आज के तारीख में एनडीए पूरी तरह से टूटी हुई है। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई डिफेंडर नहीं है, कोई ऑफेंडर नहीं है। और इंडिया टीम में जिस प्रकार से संजय राउत वहां स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे और शरद पवार, एक और जो चीज पहले से राजीव जी मैं कहता आया हूं, मैं आपको लिख के दे देता हूं, ये अजीत पवार इलेक्शन के पहले पूरा का पूरा एनसीपी ग्रुप लेके शरद पवार के साथ आ जाएंगे और महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के पैर पूरी तरह से उखड़ जाएंगे। या नोट कर लीजिए, गुजरात के अंदर भी बीजेपी में बहुत बड़ी फूट होने वाली है। मध्य प्रदेश में तो हो ही रही है। आपने देखा होगा असम के अंदर जो 3-4 बार के एमपी थे, गोहेन साहब, उन्होंने अभी बीजेपी से रिजाइन तो नहीं किया है, लेकिन जो परिसीमन वहां पे हो रहा है उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया है कि बिल्कुल ये जो हो रहा है परिसीमन, ये गलत है, मैं इसका विरोध करता हूं। 4-5 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वो पूरी टूट हो रही है एनडीए में और इंडिया जो है पूरी तरह से अडिग है, पूरी तरह से एकजुट है। और आप देखिएगा, अभी आप एक धीरे धीरे देखिएगा कितना आनंद आएगा, और जब आप देखेंगे प्रेम और सद्भाव जीतेगा और अच्छी तरह से जीतेगा। जी जी, टीम इंडिया जो है वो क्या कुछ कर रही है, कांग्रेस की बात हम कर रहे हैं, और साथ साथ एनडीए और क्यों परेशान हैं आखिर नरेंद्र मोदी, जो बार बार इंडिया को घमंडिया या कुछ और कहते नजर आते हैं। लेकिन कल 22 तारीख है और कल नरेंद्र मोदी विदेश की यात्रा पर, 2 दिनों की यात्रा पर निकल रहे हैं और ठिकाना उनका जोहानिसबर्ग है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका, जहां ब्रिक्स की बैठक है। और ब्रिक्स कंट्रीज में आप जानते हैं कि ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है। तो ये जो तमाम कंट्रीज हैं उसमें उनके साथ जो बैठक होगी उसमें चाइना इंपॉर्टेंट है। कल भी हमने चर्चा की थी। और राहुल गांधी लद्दाख में हैं और चाइना को लाल आंख राहुल गांधी वहां से दिखा रहे हैं और लाल आंख वो इधर मोदी जी को भी दिखा रहे हैं कि आप जा रहे हैं, जरा वो आंखें लेके जाइए और दिखा के आइए। क्या ये भी एक मुद्दा बनने वाला है? ये एक बड़ा सवाल है कि चीन के टिकटॉक से लेके तमाम ऐप को आप
अपने यहाँ एक तरफ से लगभग 267 या 270 ऐप को आप बैन करते हैं, लेकिन वो सारे ऐप आज हिंदुस्तान में किसी और नाम से, किसी और मालिक के जरिए वो सब काम कर रहे हैं। तो ये बिजनेस है, और इसलिए भी स्वामी जी अभी बता भी रहे थे, इकोनॉमिस्ट हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि चाइना के साथ हमारा बिजनेस कितना बढ़ा है। तो ये एक राहुल गांधी की बात में ये चाइना को लेके आ रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ हम चलें और सीधा आना चाहता हूं, जल्दी जल्दी अब प्रोग्राम को क्लोजिंग की तरफ लेके चलते हैं। प्रशांत टंडन जी, आपके पास ये जो हम बार बार जो तुलना करने लगते हैं, इंडिया और कांग्रेस की तुलना, सही दिशा में जा रहे थे स्वामी जी, जरा उसको आगे बढ़ाइए कि जब हम तुलना करें इंडिया और एनडीए की, अगर तुलना करें तो वो क्या बेहतर नहीं होगा? एक बात। दूसरी बात, जब उस बेहतरी की तरफ अगर बढ़ते हैं या एनडीए और इंडिया की तुलना करते हैं, तो यहां बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें बीजेपी या संघ या मोदी जी, जो भी कह लीजिए, वो घिरे हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे इन्होंने अभी डाल दिए, जैसे संविधान बदलने की बात। ललन सिंह ने कल कहा कि 2024 में जीत के आ गए तो ये नरेंद्र मोदी संविधान बनाएंगे। ये चल रहा है, कल से चल रहा है। तो संविधान बदलने की बात छोटी मोटी बात नहीं होती है। और क्या ऐसे इश्यूज सामने नहीं आएंगे क्या? और मैं चाहता हूं कि ऐसे इश्यूज को उठाना चाहिए इस मंच से, क्योंकि दूसरे मंच से नहीं उठाया जाता है, ऐसे इश्यूज नहीं उठाए जाते हैं। इसलिए भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे इश्यूज को उठाना चाहिए, कि यहां जो साथी आते हैं हमारे देखने के लिए, सुनने के लिए, वो कम से कम उस मंच से अलग कुछ देखना चाहते हैं। अलग का मतलब ये नहीं कि हम झूठ परोसते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, जिसको दबाया जा रहा है, उसको तो सामने लाएं, विश्लेषण में उन चीजों को लाना चाहिए। इसलिए भी प्रशांत जी, राजीव जी, एजेंडा तो देखिए डीबी लाइव भी सेट करता है कई बार। हम लोग बहुत दिन से चर्चा यहाँ पे कर रहे थे कि मोदी जी किसी अफसर को रिटायर नहीं होने दे रहे, एक सिंडिकेट काम कर रहा है जी। अब इसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट लिखने लगे, और एक बड़े रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ने लिखा है कि मोदी जी चाहते हैं ब्यूरोक्रेट्स की वो टीम जो उनको राजा की तरह प्रोजेक्ट करे। और जो संविधान बदलने की बात है वो 2024 के बाद की बात है। ये उसके लिए एक हवा बनाई जा रही है, और उस हवा में जो परिवार शब्द आया 15 अगस्त को लाल किले से देशवासियों की जगह, उस पर चर्चा मैं कभी बाद में करूंगा, क्योंकि समय कम है। बहुत बुलेट पॉइंट्स में बात रखता हूं। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप बहुत सी चीजों के संकेत देखिए। कल एक जंतर मंतर पे सभा हो रही थी, पंचायत, जिसमें ये हिंदू राइट विंग लोगों की, और उन्होंने जैसे ही नफरत वाले एजेंडा पे आए, वैसे ही पुलिस ने उनका माइक छीन लिया। तुरंत दिल्ली पुलिस ने उन सबको बिट्टू बजरंगी बना दिया 1 मिनट में, और उसी तरीके से रो रहे हो। तो जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि नफरत का एजेंडा समाज में ऑर्गेनिक नहीं है, ये क्रिएट किया जाता है, जिससे कुछ लोगों पे असर पड़ जाता है। तो नफरत का मुकाबला आप मीडिया के जरिए नहीं कर सकते, क्योंकि मीडिया उस नफरत को एम्पलीफाई कर रहा है, वो मीडिया जो सरकार के पक्ष में है जी। नफरत का मुकाबला आप भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही कार्यक्रमों से कर सकते हैं। नफरत का मुकाबला आप आजादपुर मंडी में जाके कर सकते हैं। नफरत का मुकाबला आप लद्दाख में जाके कर सकते हैं, जो राहुल गांधी कर रहे हैं। अब अकेले राहुल गांधी ही क्यों कर रहे हैं, ये एक सवाल पैदा होता है। दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा, बहुत अहम सवाल है। देखिए, वो एक बात बार बार आती है कि एक अकेला सब पे भारी टाइप कुछ। अब देखिए, 2024 का मान लीजिए कि 2024 का चुनाव घोषित हो चुका है, और 4, 6, 8 फेजेस में चुनाव है। कांग्रेस के बड़े नेताओं को बंगाल में कैंप करने की जरूरत नहीं है, वहां ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी को बंगाल, उत्तर प्रदेश में कैंप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी रहेंगे। प्रियंका गांधी को बिहार बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं, वहां लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हैं।
तमिलनाडु देखिए, महाराष्ट्र देखिए, तो जो बैंडविड्थ है इंडिया गठबंधन की, उसका मुकाबला मतलब पुष्पक विमान ले आए तो भी शायद नहीं कर पाएंगे मोदी जी। कहां जाएंगे, क्योंकि इनके पास नहीं है। आप ममता बनर्जी के खिलाफ योगी आदित्यनाथ को नहीं खड़ा कर सकते जी। शुभेंदु अधिकारी तो कुछ वहां पे या दूसरा कोई स्थानीय नेता तो खड़ा होता ही नहीं है। ऐसे बिहार में आप देख लीजिए कि कौन बीजेपी का, सुशील कुमार मोदी, ये जो नीतीश कुमार, लालू यादव, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के सामने खड़े होंगे और कितनी जगह टिकेंगे। तो जो डाइवर्सिफिकेशन है, उद्धव ठाकरे हैं वहां पे, शरद पवार है वहां पे, शायद तब तक राज ठाकरे भी इधर हो, बहुत उनका व्यापक जमीन पे वो नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं, वो भी हेडलाइन खींचते हैं जी। आप इस तरीके से आप देखिए कर्नाटक में पावरफुल नेता है। तो कुछ जो अच्छी बातें 3-4 हुई हैं, एक भारत जोड़ो यात्रा, इंडिया गठबंधन विद सच ए ह्यूज बैंडविड्थ ऑफ लीडर्स, और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, एक ऐसा राष्ट्रीय नेता कांग्रेस के पास या इंडिया गठबंधन के पास है जो हिंदी बोलता है, जो अंग्रेजी बोलता है, जो कन्नड़ बोलता है, जो मराठी बोलता है, बेबाकी से बोलता है, क्लैरिटी है, 50 साल का अनुभव है, अच्छे स्पीच देते हैं। तो इसलिए इंडिया गठबंधन के पास इनके तर्कश में तीर बहुत बढ़िया है। जो चीजें हैं जो मैंने पहले राउंड पे चर्चा की कि माइक्रो लेवल पे जो चीजें हैं कि वोटर लिस्ट है, बूथ लेवल के चीजें हैं, ट्रेनिंग है, यूथ को कैसे आप मोबिलाइज करें, वो सारी इश्यूज वो है, वो जहां पे जो गैप्स हैं। बाकी आपके पास जो ऊपर के सेनापति हैं वो बढ़िया है। तो इस दूसरी बात, एक आखिरी बात मैं कह रहा हूं कि जो मोदी साहब का पिछले 3-4 दिन से 15 अगस्त के बाद से देखिए, आज 6ठा दिन है, वो हेडलाइन से गायब है। 15 अगस्त की स्पीच भी बहुत इंपैक्टफुल नहीं थी। राहुल गांधी ने चाइना को लेकर ऑलरेडी एक बड़ा एजेंडा सेट कर दिया है। तो जोहान्सबर्ग के लिए जी। तो मोदी जी इस वक्त बैकफुट में है, और जो खेल का नियम है वो कहता है कि जो पहलवान डगमगा रहा है, सामने वाले को क्या करना चाहिए। यूट्यूब भरा पड़ा है ऐसे मैचेस से। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रकाश जी। ये जो चुनाव हो रहे हैं और वहाँ भी हालांकि अब मोदी जी नजर आएंगे, लेकिन जो बात अभी कह रहे थे प्रशांत जी, ये सही है कि पिछले 6 दिनों से मोदी जी उतने नजर नहीं आ रहे हैं। और अमित शाह नजर आ रहे थे कल वहाँ पे भोपाल में, और जो बातें कर रहे थे वो साफ साफ कह रहे थे कि ये पार्टी का काम है, आप लोग मत पूछो किसको बनाना है मुख्यमंत्री, किसको नहीं बनाना है। तो क्या शिवराज सिंह चौहान का पत्ता कट चुका है वहां से? चुनाव तक तो है, चुनाव के बाद कट गया है, ये मान लीजिए। जिस तरह से अमित शाह ने कहा, पत्रकार ने केवल ये कहा कि शिवराज सिंह चौहान को आप बहुत मानते हैं, बहुत काम कर रहे हैं, आपने कहा बहुत मेहनत करते हैं, तो क्या यही मुख्यमंत्री बनेंगे चुनाव के बाद अगर बीजेपी बहुमत में आई? तो उन्होंने कहा ये बात आप क्यों तय कर रहे हो, पार्टी के मामले में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो? तो अमित शाह की हालत उसके जैसी हो गई, उस व्यक्ति के जैसी जो किसी भी बात का जवाब नहीं देते, झुंझलाते हैं, हर बात पे झुंझलाते हैं और हर व्यक्ति को हड़काने पे लगे हुए हैं। बीजेपी का नेता हो हड़का रहे हैं, अफसर हो हड़का रहे हैं, पत्रकार मिले तो हड़का देते हैं, कोई फोटोग्राफर सामने आ जाए तो मतलब पता नहीं क्या हो गया है। तो ये हड़काने की आदत लगता है, या तो वो अजर अमर अनंत हैं, ब्रह्मा जी की जगह आ गए हैं अमित शाह, उनको ये भ्रम हो गया, या वे बहुत घबराए हुए हैं, उन्हें लगता है पता नहीं क्या होगा, चुनाव के बाद क्या होगा। और
मोदी जी जो है आजकल वर्चुअल मीटिंग बहुत ले रहे हैं मध्य प्रदेश के मामले में। आज भी वो वर्चुअली उपस्थित हो गए। वो तो क्योंकि ब्रह्मलोक के व्यक्ति हैं तो आकाशवाणी ही करेंगे, वो धरती पे तो आते ही नहीं है मोदी जी। तो 5 बार अमित शाह आ चुके हैं। इस पे सवाल पूछा कि क्यों आ रहे हो, तो बोल भाई आपसे पूछ के आऊंगा। अरे ये क्या बात हुई भाई, आप गृह मंत्री हो देश के, मणिपुर में इतनी दुविधा है, देश भर में विवाद चल रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, सांप्रदायिक हिंसा भड़काई जा रही है, मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा भड़काई जा रही है, तो वो कहने लगे मैं कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूं, ईडी भेज रहा हूं। तो उनका बोराया लगता है कि वो जो बोरा गए हैं, लगता है कि मध्य प्रदेश उनके हाथों से जा रहा है। दूसरी बात यह कि बीजेपी को लगता है बीजेपी में बड़े बड़े खिलाड़ी 2-3 हैं और बाकी टीम पूरी नदारद है, तो यहां मुश्किल है। दूसरी बात है कि वो धोनी, उनके पास अगर एक धोनी है और एक विराट कोहली है, तो वो चाहेंगे कि ये टीम ही क्रिकेट भी खेले, बास्केटबॉल भी खेल ले, ये टीम ही हॉकी भी खेल ले, ये टीम ही फुटबॉल भी खेल ले। तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। आपके पास हर तरह के लोग होने चाहिए, लेकिन बीजेपी में चूंकि हमारे पास धोनी है तो धोनी साहब ही रहेंगे, मोदी है तो मोदी ही सब जगह रहेंगे। ये बीजेपी के लिए जो चुनौती बनेगा आगे जाकर, और कांग्रेस के लिए जो बड़ी बात होगी कि कांग्रेस में हर तरह के व्यक्ति के लिए जगह है। आप सहमत हो तो भी जगह है, सहमत हो तो भी जगह है। आप कल्पना कीजिए ग्रुप अगर बीजेपी में होता तो बीजेपी अभी एक ही ढर्रे पे चल रही है, और वो ढर्रा ऊपर के 2 लोगों 2.5 लोगों के पीछे चलने का है। इससे देश चलाएंगे मुश्किल है। विधानसभा चुनाव में तो उनको अपनी हार लग रही है, लेकिन इस सब के पीछे फिलहाल उनका नजरिया 2024 है, और 2024 के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर ग्राम पंचायत के चुनाव भी होंगे तो वो देखेंगे इसमें हम 2024 में क्या फायदा उठा सकते हैं। तो इतनी विकट स्थिति में बीजेपी आ गई है, क्योंकि वहां बी टीम, सी टीम, डी टीम है ही नहीं, एक ही टीम है, और एक टीम में 2.5 लोग। राजीव, एक टीम में 2.5 लोग हैं। ये 2.5 कौन है? 1 और 2 तो समझ में आ रहा है, ये 2.5 कौन है? प्रकाश जी थोड़ा आवाज दीजिए। नड्डा जी, जेपी नड्डा आधे हैं जी। नहीं, मैं सोच रहा था कि स्मृति ईरानी का नाम तो नहीं ले रहे हैं आप, इसीलिए मैं पूछ रहा था, क्योंकि वो भी आजकल मीडिया के सामने, अभी देखिए किसी ने कुछ और पूछा, किसी ने बोला टमाटर 200-300 रुपए किलो मिल रहा था, तो आपके घर में चर्चा होती होगी, तो वो कहती हैं कि हाँ मैं आपके ऊपर बोलूं क्या कि आप जब जेल में थे तो कैसा लग रहा था। तो ऐसी बातें जो हो रही हैं, ये वो 2.5 को 3 बना सकते हैं ऐसे आप। आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। देखिए थोड़ा हास परिहास भी जरूरी है, और नेताओं के साथ हास परिहास न करें तो किसके साथ करें। जब बातें ऐसी होती हैं सुनील जी, जब ऐसी बातें आए कि आप सवाल पूछ रहे हैं और आप पर व्यक्तिगत आरोप लगाया जाए, वो हमारे पसंदीदा एंकर रहें न रहें, लेकिन अगर नेता इस ढंग से सीधे धमकी दे तो ये हमारे आपके सबके लिए ये अच्छे दिन वाली बात तो नहीं है। और अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, आप तो चूंकि यूपी में हैं इसलिए भी आपको ज्यादा पता होगा कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फरमान जारी कर दिया है। उस फरमान में सीधा सीधा है कि आप सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते। खैर, तो आपसे समझना चाहूंगा सुनील शुक्ला जी कि एक तरफ जहां ये बौखलाई हुई, हड़बड़ाई हुई और टूटती हुई जो बीजेपी दिखाई दे रही है, भले जो भी हो, बाहर से जिस भी ढंग से उसको रैपर के साथ में उसको ढंग से बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन अंदर तो परिस्थितियां ऐसी नजर आ रही हैं। और इसके सामने बस 2-3 चीजें जो 2019 में जिस दम पर जीत करके आई थी, और वैसे ही 2024 का इशारा किया जा रहा है, अलग अलग नेता कर रहे हैं, और हमारा काम सिर्फ विश्लेषण का है। महुआ मोइत्रा कह रही हैं तो वो भी सामने लाना है, और अगर सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल इन्हीं के आदमी थे वो कह रहे हैं तब भी सामने लाना है, और 2019 हमारे सामने उदाहरण है। तो इसलिए भी चिंता होती है, देश की आवाम की चिंता हम और आप ना करें तो कौन करेगा, इसलिए आवाज उठाना भी जरूरी है। सुनील जी देखिए, आज जो बीजेपी है या एनडीए है उसको मुद्दों का जवाब देना है। 2014 में तो विपक्ष में थे ना, 2014 में आप लोगों को आश्वासन दे रहे थे, लोग आपके आश्वासन को मान रहे थे। 2019 में भी लोगों को लगा कि ठीक है चलिए कुछ बचा खुचा काम बचा होगा, 2019 से लेकर 24 के बीच में पूरा कर लेंगे।
लेकिन अब 2024 में जब आप चुनाव के लिए जा रहे हैं तो आपको अपने 9.5 साल के कार्यकाल का हिसाब किताब देना है, और वह हिसाब किताब देने के लिए आप तैयार नहीं है, वो संभव नहीं है। आपको लगता है कि जो एजेंडा आप चलाते रहे हैं, जो ध्रुवीकरण की राजनीति आप करते रहे हैं, उसके कारण आपको सफलता मिल जाएगी, वो मिलती हुई दिख नहीं रही है। क्योंकि ध्रुवीकरण से आखिर अगर आप इस नारे से लोगों को मिला क्या? हम मान लेते हैं कि यह राज्य हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तो मुझे मिलेगा क्या? हिंदू होने के नाते मैं पाऊंगा क्या? मेरी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, मेरी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी, मेरी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, मेरा जीवन सुधर जाएगा, लोगों को बेहतर जीवन मिल जाएगी, सामाजिक सुरक्षा बढ़ जाएगी, मिलेगा क्या? ये सवाल तो पैदा होगा ना। तो ये जो आपका पूरा नैरेटिव था वो ध्वस्त हो गया, क्योंकि लोगों को जो चाहिए उस पर बात करने के तैयार नहीं है। और सशक्तिकरण के मुद्दे उठा रहा है इंडिया दल समूह। अगर इंडिया दल समूह बिहार में जाति जनगणना की बात कर रहा है तो उसमें सशक्तिकरण का मुद्दा शामिल है, वो एलिमेंट शामिल है। इस वजह से लोग उनके साथ जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। विरोध आप इसलिए कर रहे हैं कि अगर जाति जनगणना की बात गति पकड़ी तो आपका जो ध्रुवीकरण का नरेशन है वो पूरी तरह से खारिज हो जाएगा। इसीलिए सामाजिक आंदोलन की राजनीति करने वाले जब राजनीतिक दल जिन जिन राज्यों में प्रभावशाली हैं वहां आपकी दाल नहीं गल पाती है। जो बात हम लोग कर रहे हैं कि कांग्रेस की सक्रियता, तो राजीव जी इसमें कोई दौरान नहीं, बहुत अच्छी है। कांग्रेस अपने आप को संगठन के रूप में मजबूत कर रहा है। राहुल गांधी की सक्रियता पूरे देश में बहुत बढ़िया है, उनका पब्लिक कनेक्ट बहुत अच्छा है। लेकिन अब केवल कांग्रेस के संदेश देने से 2024 का जो जंग है आप नहीं जीत सकते। जिस शोध पत्र की आपने बात की, वह शोध पत्र क्या था कि वोटर लिस्ट अद्यतन होना और आपके लोगों का नाम होना, उसमें लोगों का नाम न कटना। जी। आपने ये कहा था कि वोटर पोलिंग बूथ पर आपका वोट पहुंच जाए, उसका मतदान भी हो जाए। और आपने उसी शोध पत्र में कहा गया कि जब मतगणना होगी, मतगणना में भी आपकी मौजूदगी होनी चाहिए और आपकी सक्रियता होनी चाहिए। क्या यह एक प्रॉपर एक मजबूत संगठन के बगैर कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। तो इंडिया दल समूह के साथ क्या है कि आपको एकत्रित होने के लिए आवश्यक है कि पूरे दल समूह के लोग एक साथ सक्रिय हों। आप जब माहौल तभी बना पाएंगे। जो राहुल गांधी कर रहे हैं, राहुल गांधी की यह यात्रा क्यों प्रभावी रही कर्नाटक में, क्यों प्रभावी रही हिमाचल में? क्योंकि ये जो राजनीतिक संदेश देने की उन्होंने कोशिश की, कांग्रेस अपने संगठन के बूते कर्नाटक में वह संदेश लोगों तक पहुंचाने में सफल रही। उसने एनडीए के जितने मुद्दे थे, चाहे बजरंग बली का मुद्दा हो, चाहे ध्रुवीकरण का मुद्दा हो, सबका काउंटर किया लोगों ने कि अगर ये भ्रष्टाचार चलता रहेगा तो ये बजरंग बली हमारी मदद करने नहीं आएंगे। अगर ये भ्रष्टाचार को हम रोकने में विफल रहे तो जिस बात के लिए हम जिस प्रगतिशील राज्य के लिए हम जाने जाते रहे वो हमारे से खत्म हो जाएगा। हम अपने संघी जो सहकारिता आंदोलन है नंदनी, उसको हम खत्म कर देंगे अगर हम एकजुट नहीं। वो कांग्रेस के लोगों तक पहुंचा दिया इस बात को। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप कैसे करेंगे? उत्तर प्रदेश में आप राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव की भी उतनी सक्रियता आवश्यक है, वो दिख भी रहे हैं, लेकिन और सक्रियता चाहिए ही चाहिए। इंडिया दल समूह आप जैसे मध्य प्रदेश में किसमें कोई तो राय नहीं है कि आमने सामने की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की, लेकिन वहां बहुजन समाज पार्टी है, वहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, वहां अन्य छोटे छोटे दल हैं जिनके छोटी छोटी मौजूदगियां, उनको भी इंडिया दल वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनका जो समर्थक वर्ग है वह एनडीए के साथ अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। उनको आपके साथ अपने साथ आपको लाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ ही है, छत्तीसगढ़ में 3-4 छोटे छोटे दल हैं, उनके छोटे छोटे पॉकेट से मौजूदगी है उनकी, और जो आदिवासियों के दल हैं बस्तर में नेताम साहब की एक पार्टी है, कोई चर्चा नहीं है राष्ट्रीय पैमाने पर उनका। लेकिन अगर आप उनको इंडिया दल समूह के साथ नहीं लाएंगे तो ये जो वोटों का बंटवारे को रोकने की कोशिश है, उस कोशिश में का उतना प्रभाव नहीं आपको दिखाई पड़ेगा या मिलेगा जिसकी हम आप अपेक्षा कर रहे हैं। और यह जो इंडिया दल समूह की सक्रियता है, वह जो सक्रियता राहुल गांधी की है, वो उस तरह की गंभीर सक्रियता सभी राज्यों में आपको दिखाई पड़नी पड़ेगी। अब तेलंगाना में क्या हो रहा है? तेलंगाना में आज के 2 महीना पहले जो सर्वेक्षण आ रहे थे कांग्रेस के बारे में, उससे बेहतर कांग्रेस ने इंप्रूव किया अपने आप को। तेलंगाना में उसकी स्थिति बेहतर होती चली जा रही है, मतों का प्रतिशत कम घटता चला जा रहा है। तो वो जो है एक इसलिए हो पा रहा है कि उसको किसी की आवश्यकता नहीं है तेलंगाना में, उसका अपना संगठन है। लेकिन उत्तर प्रदेश में, बिहार में आपने सही कहा जैसे प्रशांत जी ने कि बंगाल में कोई आवश्यकता नहीं किसी को जाने की, क्योंकि बहुत मजबूत संगठन है ममता जी का।
लेकिन वह एकजुटता दिखनी चाहिए लोगों के बीच में कि ये एक साथ हैं। अगर इस एकजुटता में क्यों बार बार लोग केजरीवाल साहब पर संदेह क्यों करने लगते हैं कि केजरीवाल साहब आगे कुछ ऐसी बात बोल देंगे जिससे लोगों को लगने लगेगा कि कुछ इनकी अलग रहा है। अभी तक लोग क्यों चर्चा कर रहे थे शरद पवार साहब को बीच बीच में क्यों करना पड़ रहा है कि नहीं हम इंडिया दल समूह के साथ हैं। इंडिया दल समूह ने मुद्दों के आधार पर इस सरकार के सामने जो चुनौतियां खड़ी की हैं उन मुद्दों को जनता के बीच में ले जाना बहुत आवश्यक है और लोगों के पास जा भी रही है। ये इस बात से आपको ये लगेगा कि अगर लोकसभा में दिए गए प्रधानमंत्री के भाषण और राहुल गांधी के भाषण को सुनने वालों की तादाद राहुल गांधी के साथ ज्यादा है तो इसका मतलब है अगर लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण और सम्मानित गृह मंत्री जी के भाषण ये दोनों सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है, दोनों के सुनने वालों की तादाद में कोई तुलना नहीं है, राहुल गांधी को सुनने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसका ना कोई संदेश है। अगर स्मृति ईरानी जी के भाषण को कोई लोग सुनने के लिए तैयार रहे, 25-50 हजार लोग सुनकर के अगर शुरू के 5-6 घंटे में मान जाते मतलब संतोष कर ले जाते हैं, तो इसका संदेश है कि विपक्ष के नेताओं को लोग सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार के खिलाफ जो मुद्दे खड़े हो रहे हैं उन मुद्दों को कैसे और कितनी दूर तक ले जाएंगे। अब जो कांग्रेस ने रास्ता अख्तियार किया है, रास्ता वही है कि आपका पब्लिक रैंक बेहतर हो, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हों उन मुद्दों को आप गंभीरता से लोगों के बीच में जाएं और प्लस अपने सहयोगियों को और सक्रिय बनाए रखें। कांग्रेस जो कर रही है, यह आज जो सरकार के खिलाफ माहौल बना हुआ है उसके पीछे केवल और केवल कांग्रेस है। वो सक्रियता, वो आक्रामकता अन्य दलों में और किसी भी राज्य में नहीं है। मैंने ममता जी को यह देख लीजिए, ममता जी पिछले दिनों में क्या होता रहा, बीजेपी की शिकायत भी करती थी, बीच में आकर के संघ का समर्थन की तारीफ भी करने लगती थी, तो लोग को नहीं लगता था कि क्या परिणाम क्या हुआ कि वहां का मतदाता बटा और मुर्शिदाबाद में टीएमसी को हरा दिया और बीजेपी को कांग्रेस को जिता दिया। तो मतदाता भी अपने आप को एक जगह रखना चाहता है और जो चुनाव लड़ने की रणनीति है और जो तैयारियां हैं उन तैयारियों को आप 2-4 दिन में नहीं पूरी कर सकते हैं। जो ऐसे मान लीजिए कि वोटर लिस्ट का रिवीजन शुरू हो जाएगा, तो उस वोटर लिस्ट के रिवीजन के उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट के रिवीजन में आप बिना समाजवादी पार्टी की सक्रियता के, बिना आरएलडी की सक्रियता के संभव है क्या कि आप अपडेट करा लेंगे? कांग्रेस के मुद्दे का नहीं है वो। लेकिन ये जरूर है कि इस सरकार के खिलाफ जो भी राजनीतिक माहौल है इस देश में, उसमें बहुत बड़ी भूमिका कांग्रेस की है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की है। जी कांग्रेस की और खासकर राहुल गांधी की। क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा सिंह साहब आपसे, कहां देख रहे हैं अब यहां से आगे? बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं सुनील शुक्ला जी से कि राहुल गांधी की पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा या अन्य जो जनता से कनेक्ट होने की गतिविधियां हैं, इससे एक माहौल भी बना है, माहौल बन भी रहा है और सबसे बड़ी बात जनता की उम्मीद भी कांग्रेस से बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन आप कितना भी पढ़े रहे, कितना भी आपकी तैयारी रहे, लेकिन 3 घंटे के पेपर में यदि आप 5 सवाल ढंग से नहीं करते हैं तो आप अच्छे नंबर नहीं पाएंगे। ये इम्तिहान का तरीका है। चुनाव इन राजनीतिक दलों के लिए इम्तिहान होता है। सारा माहौल, सारी आशाएं, सारी सब कुछ सब ध्वस्त हो जाती है जब आप अपने लोगों को मोबिलाइज करके बूथ पर नहीं ले जा पाते हैं और उनसे अपने पक्ष पर वोट नहीं दिला पाते हैं। निश्चित रूप से एक अलग तरह की कवायद है, एक अलग तरह का सिस्टम है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी सोच रही होगी और इंडिया गठबंधन भी। सुनील जी ने बहुत सही बात कही कि अब यूपी है, बिहार है, बंगाल है, इन जगहों पे कांग्रेस का इतना संगठन अभी नहीं है कि वो अपने दम पर सबको कर सके। तो जाहिर है कि चुनाव लड़ने की जो कला है, चुनाव लड़ने का जो अभियान चलेगा, चुनाव लड़ने का जो सिस्टम चलेगा, उसको भी इंडिया जो बंधन है साथ लेके चलना पड़ेगा और एक एक जनपद को इस मामलों पे जो सब्यसाची जी की रिपोर्ट में जो चीजें आई हैं उनको गंभीरता से लेना पड़ेगा, इसका उन्हें अध्ययन करना पड़ेगा और इसको लेकर उनको आगे आना पड़ेगा। रहा सवाल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ओबीसी की जनगणना, आरक्षण, ये सारे मुद्दे बहुत दिनों से चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। इनको लेकर सबकी सहमति है, लेकिन जमीन पर उतर के ये लड़ाई लड़ी कैसे जाए इसके लिए इनको सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, प्रकाश हिंदुस्तानी जी जो कह रहे थे कि मिस्टर अमित शाह काफी झुंझला जाते हैं, उसका कारण ये है कि आप अगर पिछले कई साल से देखें तो आपको सिर्फ कांग्रेस के 2 ही नेता आपको टीवी स्क्रीन पर या जनसभाओं में दिखेंगे, या तो प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री, बाकी बड़े नेता नहीं दिखेंगे।
संसद में भी अब उनकी मदद के लिए, उनके पक्ष में खड़े होने के लिए, बोलने के लिए बड़े नेताओं को उतना मौका नहीं मिलता जितना दूसरे दर्जे के लोगों को मिलता। जाहिर सी बात है कि उनके पास भी ये कमी है। और सबसे बड़ी दिक्कत बीजेपी की यह है कि अब तक वे मुद्दा तय करते रहे हैं और बाकी पार्टियां उलझती रही हैं। अब जब असल मुद्दे तय होने लगे हैं तब वो उलझने लगे हैं। निश्चित रूप से जो प्लान कांग्रेस ने बदला है, जो आज आपकी हेडलाइन है, और इसी आधार पर उनको आगे चलना पड़ेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि चुनाव लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन को 2024 की मैं बात कर रहा हूं, मैं विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी हो सकती है। 2024 ही मुख्य है, वही मेन चुनाव है जिससे लेकर देश की तकदीर बदल सकती है और देश की तकदीर बदलेगी। तो इस पर भी इंडिया गठबंधन को विचार करना पड़ेगा और चुनाव को चुनाव की तरह से लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल